जिससे ज़ाओ यार पीछे हुआ था और माला गहरे गहरे सांस लेने लगी, जबकि ज़ाओ यार को माला की हालत मज़ा दे रही थी। तुम जंगली इंसान हो। तुम्हें बिल्कुल भी मुझ पर रहम नहीं आया। अभी माला कुछ कहती कि ज़ाओ यार ने झुककर उसकी गर्दन में दांत काढ़े थे, जिससे वो करा उठी थी। वो दर्द से चिल्लाई, लेकिन ज़ाओ यार को फ़र्क नहीं पड़ा था। इतने में ही तुम्हारी चीखें निकल गई, माला। अभी तो मैंने तुम्हारी माँ की तरह तुम्हें नोचना भी है। जानी हो ना मैं। ज़ाओ यार की आंखें सुर्ख हुई थीं, जिसे देखते ही माला ने खौफ से थूक निकला था। ज़ावी, वो मेरी गलती नहीं थी। उस वक्त हालात ही ऐसे थे कि माला बेबी, हालात जैसे भी हो, तुम्हें अपने दोस्त पर यकीन होना चाहिए था। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा दुख तुम्हारी वजह से हुआ था। सब यकीन ना करते, तुम कर लेती, मैं फिर भी ज़िंदा रह लेता। लेकिन तुमने मुझ पर यकीन ना करके मुझे तोड़ दिया था। अभी माला कुछ कहती कि ज़ावी उसे छोड़ उठकर वॉशरूम चला गया। मैं अपने ज़ावी को वापस ले आऊँगा। वो बाथरूम को देखती हुई बोली। दिल को होश आ गया था, लेकिन वो अब भी माला की वजह से परेशान था। उसे बस माला चाहिए थी। किंग ने उससे वादा किया था कि वो माला को उसके पास ज़रूर लाएगा, जिसे सुनता अदील खामोश हो गया था। अमान का आज दिल बेकरार था। वो एक दफ़ा अपनी चंदा से मिलना चाहता था। वो तैयार होता चंदा के पास चला गया। साथ में बड़ी गाड़ी ले जाना नहीं भूला था। उसे मज़ा आने लगा था जब सब लोग डरते थे उससे। कंगना, मैं कह रहा हूँ, मैं चंदा को लेकर ही जाऊँगा। वो मेरी है। अरे बाबू, छोड़ मेरी बेटी को, वो तेरी नहीं है। अर्जुन फिर से कोठे पर आधम का था और ज़बरदस्ती चंदा को ले जाने आया था। साथ में उसके भी बॉडीगार्ड मौजूद थे। गार्ड्स देखकर लगता था वो किसी बड़े आदमी का बंदा है। तभी सब लोग पिस्टल देकर वहाँ जमकर खड़े थे। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ अर्जुन, छोड़ो मुझे। मेरी मुन्ना, देखो मैं तुम्हारा अर्जुन। वो अपने दांत दिखाता चंदा को जहर लगा था। तुमने मोनिका को 5 साल पहले मार दिया था। वो अपना हाथ छुड़वाते गुस्से से बोली। जब अर्जुन ने दोबारा उसकी कलाई पकड़ी, देखता हूँ तो कैसे नहीं जाती। छोकरी, तेरा सौदा करके आया हूँ मैं बड़े सेठ से। जब उन्होंने तुझे इस कोठे पर देखा, तेरे हुस्न पर फिदा हो गए। कंगना तो ये सुनती आगे बढ़ी थी, ये कोई बिकाऊ नहीं है। हट बे कंगना, तो वाइफें बिकाऊ ही होती हैं। कंगना को धक्का देते चंदा को ज़बरदस्ती खींचता ले जाने लगा। अम्मा, अम्मा बचाओ मुझे। वो अंदर आते अमान ने अर्जुन की आखिरी अल्फाज सुने थे। अर्जुन को चंदा का हाथ पकड़े अमान की रगें तन गई थी। उसने अपनी पिस्टल निकालते अर्जुन के हाथों के बिल्कुल करीब फायर किया और अर्जुन के हाथ से गोली थोड़े फासले पर छूकर गुजरी। चंदा तो आंखें फाड़े अमान को देख रही थी। चंदा का हाथ अभी भी अर्जुन के हाथ में था। अर्जुन को अमान के रूपधार अर्जुन को अमान की रूपधार पर्सनैलिटी देखकर एक दफ़ा डर लग गया था। कौन है बे तू? अर्जुन हिम्मत करते हुए बोला। हाथ छोड़ चंदा का, अमान गुस्से से बोला। ले चंदा, तेरा तो एक और आशिक भी आ गया है। अर्जुन हंसते हुए बोला। तू जो कोई भी है, ये मेरी है। इसे मैंने खरीदा है। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? चंदा की आंखों में आंसू टप टप गिरने लगे। अमान को चंदा की आंखों में आंसू देखकर गुस्सा जब्त करना मुश्किल हो गया था। जिन आंखों से उसे इश्क था, उन आंखों में आंसू देख अमान तड़प गया था। अमान ने एक गोली चलाई जो कि अर्जुन के हाथ को छूकर गुजरी थी, जिस हाथ से उसने चंदा का हाथ पकड़ा हुआ था। चंदा की एक जोरदार चीख निकली। अर्जुन ने कराह कर चंदा का हाथ छोड़ा था। चंदा ने हैरत से अपने हाथ को देखा जहाँ खून लगा हुआ था। वो डर के पीछे हुई। कंगना ने जल्दी से चंदा को थामा, वरना वो डर और खौफ से गिर ही जाती। अमान ने आगे बढ़कर अर्जुन को मारना शुरू कर दिया। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी चंदा को हाथ लगाए और उसे लेकर जाए। तेरी इतनी हिम्मत। अमान के तो हाथ ही नहीं रुक रहे थे। चंदा मुंह पर हाथ रखे हिचकियों को दबा रही थी, जबकि अमान के गार्ड्स अर्जुन के गार्ड्स पर बंदूकें ताने खड़े थे। बस करो बाबू, कंगना ने अमान को रोका। वो मर जाएगा। अमान इससे पहले कि अर्जुन को मार देता, कंगना की आवाज़ से रुका था। उसने एक दफ़ा चंदा की गैर होती हालत देखी थी, फिर उसने अर्जुन को छोड़ दिया। अभी तो तुझे मैं छोड़ रहा हूँ, आइंदा तो इधर आया तो तुझे नहीं छोड़ूंगा, अमान ने गुर्राते हुए कहा। अर्जुन उठकर पीछे होते हुए होंठ और निकलते खून को साफ कर रहा था। एक कहर बड़ी नज़र चंदा पर डाली थी और जाने लगा और मुड़कर अमान को देखता। ये तूने अच्छा नहीं किया छोकरे, तेरे को छोड़ूंगा नहीं। वो अमान को धमकी देता चला गया। अमान चंदा की तरफ बढ़ा। चंदा, आप ठीक तो है ना? लेकिन चंदा तो खौफ से अमान को देख रही थी। अमान को महसूस हुआ था कि चंदा उसे देखकर डर रही है। चंदा ने उसे धक्का दिया। इससे पहले कि अमान कुछ कहता, चंदा भागकर कमरे में बंद हो गई थी। कंगना ने लब नीचे अमान को देखा। बाबू, तुझे कहा भी है तू यहाँ ना आया कर।
क्यों चंदा को दुख देना चाहता है तू? मैं मैं तो उन्हें दुख नहीं देना चाहता। मैं तो उनके सारे दुख मिटा लेना चाहता हूँ। अमान ने अपनी नज़रें बंद दरवाजे पर रखकर कंगना से कहा, बाबू, तेरे को यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। ये तवाइफों का अड्डा है। यहाँ लोग मोहब्बत नहीं जिस्म लेने आते हैं। लेकिन मुझे तो चंदा के जिस्म नहीं, उसकी रूह से मोहब्बत है। कंगना ने उस पागल लड़के को देखा जो तवाइफ के पीछे पागल हो रहा था। अमान चलता हुआ चंदा के कमरे में गया कि कंगना ने उसे आज नहीं रोका था। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर अंदर गया जहाँ चंदा अपना खूबसूरत चेहरा हाथ में थामे रो रही थी। कदम ब कदम चलता अमान उसके पास गया था। उसके पास ही बैठकर नीचे बैठ गया था। चंदा, अमान ने पुकारा, लेकिन चंदा ने अपना सर घुटनों से नहीं उठाया था। चंदा, इधर देखिए। चंदा ने गुस्से भरी नज़र से उसे देखा और उसकी गुस्से भरी आवाज़ देखकर वो डर भी गई और उसकी तरफ देखने लग गई और उसे अपने कदमों में बैठा देख वो हैरान हुई थी। बाबू, ये तू नीचे क्यों बैठा है? ऊपर बैठ, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। कि वो उसके कदमों में बैठा था। आप मत रोइए चंदा। बाबू, तो पहले ऊपर आके बैठ। और इसकी बात को इग्नोर करती उसे कहने लगी। अमान उसके कदमों से उठकर उसके पास बैठ गया। चंदा ने उसे देखा, जो भला का खूबसूरत था। पता नहीं वो किन चक्रों में फंस गया था। उसने सोचा, अच्छा लड़का है, उससे प्यार से समझाएगी कि वो यहाँ ना आया करे। शरीफ लड़के यहाँ नहीं आते। अमान ने चंदा को खामोश अपने आप को तकते पाया तो उसने चंदा को पुकारा, क्या हुआ चंदा? ऐसे क्यों देख रही है? देख बाबू, तो यहाँ ना आया कर। शरीफ लड़के यहाँ नहीं आते। और तवाइफें किसी के जिस्मों की प्यास तो बुझा सकती हैं, लेकिन किसी की मोहब्बत नहीं बन सकती। एक हिचकी बरते चंदा ने अमान को कहा, चंदा, आप एक दफ़ा मेरा हाथ थाम कर देखिए। यकीन करें, आपको नाउम्मीद नहीं करूँगा। बाबू, मुझे प्यार मोहब्बत पर यकीन नहीं रहा। भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया तो किन चक्रों में पड़ा है। मैं नहीं चाहती तेरी इज़्ज़त मेरी वजह से ख़राब हो। बदनाम तो हम पहले से ही हैं चंदा, और अगर कोई आपको बुरी नज़र से देखेगा तो मैं उसकी आंखें नोच लूँगा। चंदा ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा, लेकिन वो सोचती थी कि अमान उसकी खूबसूरती के पीछे है। कुछ दिन बाद उसका फिर से दिल भर जाएगा और फिर कोई और नई ढूंढ लेगा और वो इसका दिल तोड़कर चला जाएगा। मैं आपका दिल नहीं तोड़ूंगा चंदा। चंदा ने अपनी नीली आंखें उठाकर अमान को देखा और अमान की आंखों में देखते ही चंदा का दिल ज़ोरों से धड़का था। उसे लगा था अगर वो मज़ीद उसकी काली आंखों में देखेगी तो उसके सहर में जकड़ी जाएगी। चंदा ने जल्दी से नज़रें झुका दी। जिसे देखते अमान मुस्कुराया था, वहाँ वो एक फूल लेकर आया वहाँ ये फूल लेकर आया हूँ और आपके लिए। अमान ने पॉकेट से फूल निकाला जिसकी कई पत्तियाँ उतरकर चंदा के पास गिरी थी। चंदा ने ना चाहते हुए भी वो फूल पकड़ लिया था। उससे एक नए एहसास से अमान रोशनास करवा गया था। कैसा एहसास था? इतना पाक कि वो तवाइफ होते हुए भी कोई मर्द उसे इज्जत की निगाह से देख रहा था। उससे मोहब्बत का तोहफा गुलाब का फूल दे रहा था। जब आप मेरी मोहब्बत कबूल करेंगे, मैं उस दिन आपको इन घुंघरुओं की जगह आपके पाँव में पायल पहनाऊंगा। वो उठकर जाने लगा कि एक दफ़ा फिर मुड़ा। चंदा, अब आप कभी भी रक्स नहीं करेंगी। जिस दिन मैं आपको रक्स करता देख लिया, यकीन करें, उस दिन आपको उठाकर ले जाऊंगा और कोई मुझे रोक भी नहीं पाएगा। वो अपनी काली आंखों को चंदा की नीली आंखों में गाड़ते हुए बोला। चंदा को गुस्सा आने लगा था। उस पर रोब जमा रहा था वो। अरे बाबू, मैं तेरी कोई बांधी नहीं हूँ जो तेरी बात मानूंगी। उससे भी गुस्सा आ गया था। वो नहीं चाहती थी कि वो इससे नरम लहजे में बात करे और उसे कोई गलत उम्मीद दिलाए। देख लूँगा चंदा, आपको भी। अगर मुझे रक्स करती नज़र आई तो ये कहकर चला गया वो। पीछे चंदा ने एक नज़र फूल को देखा और उठकर अलमारी में रख दिया। पहला गुलाब मुरझा गया था, लेकिन उसकी खुशबू अभी भी चंदा को अपने बदन में घुसती हुई महसूस हो रही थी। बात वफा की होती तो कभी ना हारते। बात नसीब की थी, कुछ कर न सके। माला शीशे के सामने ब्लू कलर का शॉर्ट फ्रॉक पहने, नीम बाल नीली आंखें लिए खुद को देख रही थी। वो कैसे यहाँ से भागे भी या नहीं। वो जावी को ठीक करे, उसे दोबारा से पहले वाला जावी बनाए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे क्या नहीं। अभी वो सोच ही रही थी कि किसी ने पीछे से उसे अपने हसार में लिया। जावी के वजूद से उठती परफ्यूम की महक माला के हवासों को मुअत्तल करने लगी थी। जावी ने अपना सर माला के कंधे पर रखा, जिससे जावी की बियर्ड की चुभन महसूस करते माला ने अपनी आंखें बंद की थी। जावी ने माला का रुख मोड़ा, जो कि आंखें बंद किए खड़ी थी।
उसे देखता उसको उसके लबों को कैद कर गया। माला उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ चुकी थी। साकन माहौल में एक महसूस तारी था, लेकिन जावी को अपनी मोहब्बत की बरसात करने में मसरूफ़ था। उसकी शिद्दत बढ़ने लगी। माला से तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसने जावी की शर्ट को ना पकड़ती तो वो अब तक गिर चुकी होती। सांस बंद होने पर जावी पीछे हुआ तो माला ने उसे गुस्से से देखा। गहरे गहरे सांस लेने लगी। बहुत प्यारी लग रही थी। बहुत प्यारी लग रही हो भालू। माला के चेहरे की सुर्खी नीली आंखें जावी को बहुत कुछ करने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन वो जब्त किए खड़ा रहा। पता नहीं मैं तुम्हारे बाप के किए की सज़ा तुम्हें क्यों नहीं दे पा रहा। मैं सोचता था कि मैं तुमसे बदला लूँगा, लेकिन तुम्हें तड़पाऊँगा, तभी मुझे सुकून मिलेगा। माला ने आंखें उठाकर जावी को देखा। लेकिन जब से तुम मेरे पास हो मुझे वैसे ही सुकून मिल गया है, और मैं तुम्हें तड़पाना चाहता हूँ। लेकिन अपने प्यार में वो खुमार आलूदा लहजे में कहता माला की रीढ़ की हड्डी में से सनसनाहट दौड़ा गया। मुझे भूख लगी है, वो जल्दी से बोली। हाँ भालू, चलो खाना खाने चलते हैं। बाहर माला की इवल से दोबारा मुलाकात नहीं हुई थी। नीचे खाना खाने आई तो डाइनिंग टेबल पर अमान और एवल दोनों बैठे थे। एवल माला की तरफ देखती मुस्कुराई। आओ बैठो माला, एवल ने मुस्कुराकर कहा। वो आराम से बैठी उसे एवल बहुत अच्छी लगी थी, जबकि अमान को तो वो खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। अमान दांत निकालता उसे देख रहा था। वैसे माला भाभी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं, जैसे खाने की जगह मुझे खाने का इरादा हो। इस बात से माला भी हिजल हो गई। जल्दी से नज़रें झुकाई जावी ने अमान को घूरा। क्या? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, वो मुंह बनाता खाना खाने लगा। इवन ने भी मुस्कुराकर जावी को देखा, जो कल से बेहद खुश लग रहा था। उसके चेहरे से खुशी झलक रही थी। नवाज, मुझे वो लड़की मिल चुकी है। कल मैंने उसे हॉस्पिटल में देखा था। मुझे वो लड़की चाहिए। वो आज भी इतनी ही खूबसूरत है जितनी 5 साल पहले थी। किंग की नज़रों के सामने लहराब का खूबसूरत सरापा घूमता, जिसे किंग देखता नशे में डूबता जा रहा था। क्या पता वो वहाँ किसी के साथ आई हो। वो जहाँ कहीं भी रहती है, मुझे वो चाहिए। मेरी रखेल बनेगी मेरी रानी। वो नवाज तो उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। बुढ़ा हो गया है, लेकिन इस लड़की की जान नहीं छोड़नी इसने। माला को अब किसी भी तरीके से नवाज को कॉल करनी थी। उसे ये बात परेशान कर रही थी कि उसका बाप उसके लिए परेशान हो रहा होगा, इसलिए वो चाहती थी। लेकिन उसे जावी कोई भी मौका नहीं दे रहा था। वो अब जावी से डरती नहीं थी। उसे पता था जावी बदले की आग में कभी भी उसकी इज्जत नहीं नोचेगा, लेकिन वो कभी कभी उसकी बेरुखी से तंग आ जाती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे जावी से अपने किए की माफ़ी मांगे। आजीवन ने कायान को कॉल करनी थी, वो भी उसकी ऐन बनकर। जाओ यार ने बताया था कि ऐन का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से वो 5 साल कोमे में रही है। अभी 3 महीने पहले ही वो होश में आई है। जाओ यार सब कुछ माला से छुपा गया था। वो बेचारी मान भी गई थी। कायान जो अपने ऑफिस में बैठा था, किसी की कॉल आते ही उसने मोबाइल उठाया। नंबर देखकर पहले उसने इग्नोर करना चाहा, लेकिन सोचकर फिर एक सोच के तहत वो कॉल उठा गया। आन, आपने तो कहा था मैं आपका बच्चा हूँ, आप मुझे कभी अपने आप से दूर नहीं करेंगे, फिर आपने मुझे ढूंढा क्यों नहीं? आप झूठ कहते थे। अब आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। एन तो फ़ोन उठाते ही शुरू हो गई थी, और कायान को तो बस एक ही लफ्ज़ सुनाई दे रहा था, आन आन आन। वो कई लम्हे कुछ बोल ही नहीं पाया। उसका दिल 100 की स्पीड से धड़क रहा था। उसके ऑफिस में सांस लेने तक की आवाज़ नहीं आ रही थी। वो साकत बैठा अपनी ऐन की आवाज़ सुन रहा था। ऐन। कई लम्हे गुजरने के बाद उसने ऐन को पुकारा तो दूसरी तरफ ऐन खामोश हुई थी। कायान की आंखों से आंसू निकल निकल कर उसकी खूबसूरत दाढ़ी में जज़ब हो रहे थे। दूसरी तरफ कायान के मुंह से अपने लिए लफ्ज़ ऐन सुनकर ऐन का दिल ज़ोरों से धड़का था। इतनी ही देर दोनों खामोश रहे। मेरा बच्चा, मेरी ऐन। कायान होश की दुनिया में आते ही बोला, नहीं हूँ मैं आपका बच्चा। सिसकियों की आवाज़ से कायान का दिल बेचैन हुआ था। ना जाने वो कहाँ थी, कहाँ नहीं, किस हाल में थी, जो इतने सालों बाद वापस आई थी। वो तड़प गया था ऐन की आंसू भरी आवाज़ सुनकर। ऐन, तुम कहाँ हो? ऐन प्लीज़ बताओ, मैं अपनी ऐन को लेने आता हूँ। नहीं, मुझे वापस नहीं आना। आप बहुत बुरे हैं, आपने मुझे नहीं ढूंढा। ऐन अपनी आन से बात करके बिल्कुल पहले वाली बच्ची बन गई थी। बताओ ऐन। नहीं बताओगी? क्यों पूछ रहे हैं? जाइए, आपकी बीवी किरण आपका इंतज़ार कर रही होगी। उसने जानबूझकर किरण का नाम लिया था। मैंने शादी नहीं की ऐन, मैंने नहीं की। मैं बस तुम्हारा हूँ, तुम बस मेरे पास आओ। वापस आ जाओ प्लीज़। मैं नहीं आऊँगी।
मैं ले आऊँगा, अब कभी दूर नहीं जाने दूँगा। आपने खुद मुझे दूर भेजा था, अब बुरे हैं, मैं जानता हूँ, बस तुम मुझे बता दो। इतने में ज़ाओया ने एन से मोबाइल लेकर कायान को घर का पता बता दिया, जिसे कायान सुनता जल्दी गाड़ी निकाल कर उसके घर की तरफ चल पड़ा। उसका दिल कर रहा था कि ये 20 मिनट का रास्ता 2 मिनट में तय कर अपनी एन को देखना चाहता था वो। 20 मिनट के बाद वो एक घर के सामने पहुंच चुका था। उसका दिल धक धक कर रहा था, वो अपनी एन को 5 साल बाद देखेगा। कैसी होगी वो? उसकी आवाज़, उसके रोने की आवाज़ कायान को बेचैन कर रही थी। एन, तुम तैयार हो कायान का सामना करने के लिए? वो आ गया है। हाँ, मैं अपनी आन से मिलने के लिए तैयार हूँ। जल्द तुम लोगों को अपनी शादी में बुलाऊंगी। वो हंसते हुए अमान और ज़ावियार से कहने लगी तो अमान और ज़ावी भी मुस्कुरा दिए। माला सारी बात समझने की कोशिश कर रही थी कि एन ने किसको कॉल करके बुलाया है। उसने इस घर के अंदर कदम रखा था, दिल 100 की स्पीड से धड़क रहा था। वो 5 साल बाद अपनी एन को देखेगा। मामा कितनी खुश होंगी जब मैं अपनी एन को घर लेकर जाऊंगा। एन भी कमरे से बाहर आई थी। कायान ने अपने सामने खड़ी एन को देखा और एन ने अपनी नज़रें उठाकर कायान को देखा। वक्त थम सा गया था। वहाँ सिर्फ लोगों के सांसों की आवाज़ें थी, बेहद खामोशी। कायान तो यकटक एन को देख रहा था। कितनी खूबसूरत हो गई थी उसकी एन। वो बच्ची नहीं रही थी, वो बड़ी हो गई थी। एन ने जो कायान का फेवरेट कलर ब्लैक पहना था, उसे पता था कायान उसे ब्लैक कलर में देखेगा तो उसका यही रिएक्शन होगा। कायान की आंखों से आंसू निकलने लग गए थे और एन तो अपने सामने अपने इश्क की आंखों से आंसू निकलता देख भाग कर उसके गले लग गई थी। कायान का वजूद थामा था। वो जहाँ था वही खड़ा रहा। एन का नर्मो गुलजार सरापा कायान के जिस्म में सनसनाहट पैदा कर गया था। एन ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर कायान को देखा, जिससे कायान को होश आया। फिर उसने ज़ोर से अपने बाजू एन के गिर्द लपेटे, ऐसे ही जैसे वो कभी इससे अपनी एन को दूर नहीं करना चाहता हो। अमान और ज़ावियार खामोशी से सब देख रहे थे। अमान और ज़ावी दोनों एन को देखकर सोच रहे थे कि कितनी बड़ी ड्रामेबाज है, ऐसे जैसे पहली दफ़ा उससे मिल रही हो। अमान तो एक गहरा सांस भरकर रह गया था। एन, मेरी जान, तुम क्यों मुझे छोड़कर चली गई थी? एक दफ़ा मुझसे पूछती, मुझसे शिकायत करती, लेकिन छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो एन। नहीं आन, मैंने गलती की थी उस रात निकल कर। कायान ने फिर सबकी तरफ ध्यान दिया। शुक्र है कायान, आपने हमारी तरफ भी ध्यान दिया। मैं तो समझा था आप दरवाजे से ही एन को अपने साथ लेकर चले जाएंगे। अमान ने अपनी जोर देते हुए बोला। ज़ाविया ने एक थप्पड़ रसीद किया। चुप भी कर जाया करो। एन, ये सब लोग कौन है? मैं बताता हूँ, ज़ावियार संजीदा लहजे में बोला। वो सब एक हॉल में बैठे थे। एन का एक्सीडेंट मेरी कार से हुआ था। बड़ी मुश्किल से इसकी जान बची है। 5 साल तक कोमे में रही है। ये 2 महीने पहले ही कोमे से बाहर आई थी। उठते ही आपका नाम लेना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए हमने कॉल नहीं की। लेकिन अब आपकी एन बेहतर हो रही है। उसे सब्र नहीं हो रहा था तो आज कॉल कर दी। एन तो कयान का वल्हाना नज़रों से देख रही थी। आखिर उसका इश्क था। एन कयान के बाजू को ज़ोर से पकड़े बैठी थी। माला को भी एन की कहानी सुनकर दुख हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोगों ने मेरी एन का इतना ख्याल रखा। नहीं कयान काज़मी, एन हमारी बहनों जैसी है, उसका ख्याल रखना हम पर फ़र्ज़ था। काफ़ी देर और बातें करते रहे। फिर एन सबसे मिलकर अपने आन के साथ चली गई, जबकि माला परेशान थी कि अब वो ज़ावियार के साथ एक ही घर में अकेले कैसे रहेगी। गाड़ी में एन कायान के साथ वाली सीट पर उसका बाजू पकड़े बैठी थी। आन, एन ने पुकारा। जी मेरी जान। आन, आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना? एन की आवाज़ नम थी। कायान ने एक जगह गाड़ी रोकी और एन को कलाई से खींचकर अपने सीने से लगाया। मैं अब तुमसे बेहद प्यार करता हूँ एन। तुम नहीं जानती कि 5 साल मैंने तुम्हारे बगैर कैसे गुजारे हैं। इसका मतलब आन, आपको उसकी एन से मोहब्बत है? काया ने मुस्कुराकर सर में हाँ में हिलाया और उसके माथे पर बोसा दिया था। लेकिन तुमने घर छोड़कर अच्छा नहीं किया था। तुम्हारी वजह से हम एक दूसरे से इतने साल दूर रहे हैं। तो आप किरण से शादी ना करते ना? मैंने तो गुस्से में कह दिया, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद एहसास हुआ था कि तुम मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो। 5 साल बाद एन अपनी हवेली में कदम रखने लगी थी कि लान में ही नायला पौधों को पानी दे रही थी। नायला की आंखों में चश्मे का इजाफा हो गया था। नायला ने पौधों को पानी देते हुए नज़रें उठाई, फिर वो साकत रह गई थी। उसके हाथ से पानी का पाइप नीचे गिर गया। एन भाग कर नायला के गले लगी। नायला ने एक नज़र कायान को देखा, जैसे कह रही हो ये झूठ तो नहीं है, लेकिन कायान ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। फिर नायला ने एन को मजबूती से अपने आप में मीच दिया
जाओ यार ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरी बच्ची, मेरी ऐन, मेरा बच्चा। वो ऐन के माथे पर बार बार बोसा देने लगी। ऐन को गिल्टी फील हो रहा था कि वो सब कुछ जानते बूझते भी इतने साल दूर रही। तुम्हें मेरी याद नहीं आई? कहाँ थी तुम? कैसे थी? कहाँ से ये तुम कहाँ से आई हो? आती, अगर अगर मैं ठीक होती। खाला जान, मैं क्या करती? मैं तो कोमे में थी। ऐसे ही उठकर आ जाती। वो शरारती लहजे में बोली। कोमे में? या अल्लाह खैर, मेरी बच्ची को क्या हुआ था? कायान ने सारी बात नायला को बताई। नायला ने ऐन को अपने सीने से लगाया। इतनी छोटी सी उम्र में उनकी बच्ची ने इतने दुख झेले थे। उफ, बस कर दे खाला, मैं अब आ गई हूँ ना। कायान और नायला भी हंस दिए। इस हवेली में फिर से रौनक आ गई थी ऐन के वापस आने से। लग रहा था जैसे हवेली की दीवारें भी खुश हो गई हों। मैं बस अब जल्दी से तुम्हारी और कायान की शादी करूँगी। नायला ऐन को अपने पास बिठाती हुई बोली। नहीं खाला, मुझे अब आन से शादी नहीं करनी, ये बूढ़े हो गए हैं। वो हंसकर कायान को ज़ुबान चढ़ाने लगी। बताता हूँ मैं तुम्हें, कौन बूढ़ा हो गया है। कायान उठा ऐन की तरफ बढ़ा। ऐन ने कायान को अपने पास आता देख अपनी जगह से उठकर अपने कमरे की तरफ भागने लगी। ऐन की हंसी, उसकी खिलखिलाहटें पूरी हवेली में गूंज रही थी और नायला बैठी अपनी हवेली की रौनक को देख रही थी। अभी जल्दी से इन दोनों की शादी करनी थी। कायान और ऐन भी शादी के लिए मान गए थे। क्या हुआ भालू, अकेले क्यों परेशान बैठी हो? बस वो ऐन चली गई, मैं घर में बोर हो रही हूँ, तो चलो आओ, मैं तुम्हारी बोरियत दूर करता हूँ। जावे उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसे लालची नज़रों से देखने लगी। जाओ यार को दरवाज़ा लॉक करते देख उसकी आंखों में खौफ के साए लहराने लगे। ये ये रूम क्यों लॉक कर रहे हो तुम? क्या करने वाले हो तुम? वो घबराते हुए मुश्किल से बोली। जाओ यार उसकी तरफ कदम बढ़ाते अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। ये क्या कर रहे हो? मेरी तरफ मत आओ। ये तुम बटन क्यों खोल रहे हो? वो पीछे को खिसकती सोफे से जा लगी। मैंने सोचा तुम्हारी बोरियत दूर कर दूं। नहीं नहीं, मैं बोर नहीं हो रही हूँ, वो अटकते हुए बोली। लेकिन अब मेरी नीयत ख़राब हो गई है। उस पर झुकते अपना चेहरा मज़ीद उसके करीब कर गया। माला को उसकी सांसें अपने चेहरे पर पड़ती महसूस हुई थी। माला ने ज़ोर से आंखें मींच ली। जाओ यार उसकी ठोड़ी के खम पर अपने लब रख चुका था कि माला ने मज़ीद ज़ोर से अपनी आंखें बंद की। आंखें खोलो भालू, वो तंजिया लहजे में बोला, लेकिन माला ने आंखें नहीं खोली। जाओया ने उसके बालों में हाथ फंसाए उसका चेहरा और मज़ीद करीब कर लिया। मैंने कहा आंखें खोलो, और वो तेज़ धार लहजे में बोला तो माला ने डर से आंखें खोली। इस वक्त जाओयार उसके होंठों पर झुका हुआ। माला ने ज़ोर से जाओयार की शर्ट को मजबूती से पकड़ लिया। जाओयार तो कतरा कतरा उसकी सांसें पीने लगा था और माला जाओयार के रहमो करम पर थी। थोड़ी देर बाद वो पीछे हुआ तो माला गहरे गहरे सांस लेने लगी। कितनी मीठी हो तुम, भालू, वो खुमार आलूदा लहजे में कहता माला को मज़ीद सुर्ख कर गया। वो सर झुका गई, लेकिन उसे अपने ऊपर अभी भी जाओयार की नज़रों की तपश महसूस हो रही थी। उसने सर उठाकर जाओयार को देखा। जावी, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते? उम्मीद भरे लहजे में वो जाओयार से पूछने लगी। जिस दिन तुम मुझे प्यार से मनाओगी उस दिन तुम्हें माफ़ कर दूंगा। समझ तो तुम गई होगी ना? वो मायनी ख़ेज़ से बोलता माला की रूह फना कर गया। मैं कैसे? वो नज़रें झुका गई और जाओ यार उसे देखता गया। मुस्कुराया, जैसे मर्ज़ी, ये तो मुझे अब नहीं पता। वो पीछे होता सोफे पर बैठ गया। अमान फिर से चंदा के पास आया था। उफ़ बाबू, तू फिर आ गया? तो कंगना अमान को देखते हुए बोली। अमान आज साथ में गार्ड्स नहीं लाया था। वो तो लैब को लाने जा रहा था, लेकिन रास्ते में अपने महबूब का ठिकाना देख लिया तो अंदर चला गया। मैं तो बार बार आऊँगा जब तक चंदा मेरी नहीं हो जाती। बाबू तू क्यों नहीं समझता? वो हिंदू है और तू मुसलमान। प्यार कब ज़ात मज़हब देखता है? तो इस रास्ते से हट जा बाबू। वो तेरी कभी नहीं हो सकती, वो मेरी होगी। मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा यकीन है, एक दिन वो मेरी ज़रूर होगी। अमान ने इतने यकीन से कहा था कि एक दफ़ा तो कंगना को भी चुपकी लग गई। कंगना तो चुप कंगना को चुप देखकर चंदा के कमरे में चला गया अमान। चंदा जो कमरे की खिड़की से बाहर के मनाज़र देख रही थी, अपने पीछे किसी की आहट महसूस करके पीछे मुड़कर देखा तो अमान खड़ा पाया। चंदा सोचों में गुम अमान को देखती जा रही थी। कितना खूबसूरत है ये लड़का, लेकिन वो क्यों उसके पीछे पड़ गया था? उसे तो कोई भी लड़की मिल जाती, फिर मैं ही क्यों? अमान ने चंदा को खुद को देख तकते पाया तो मुस्कुरा दिया। अमान के लबों के साथ साथ उसकी आंखें भी मुस्कुराई थी, जिसे देखते चंदा होश की दुनिया में वापस आई थी और अमान को अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखें दिखाकर घूरने लगी। चंदा को डर था कि वो फिर से उसकी आंखों के सहर में जकड़ी जाएगी, फिर से एक दफ़ा मोहब्बत करने लगेगी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी
कि वो तो अब मोहब्बत से नफ़रत करने लगी थी। वो समझती थी कि सारी दुनिया के मर्द एक जैसे होते हैं। चंदा अमान ने मोहब्बत भरी लहजे में उससे पुकारा। चंदा चलते हुए बेड पर जाकर बैठ गई। बाबू, तो अपना वक्त ज़ाया करने यहाँ आ जाता है, तेरे को कोई काम नहीं है? वो ज़रा गुस्से से बोली। नहीं, आपको देखने के अलावा अब लगता है मुझे कोई और काम रहा ही नहीं। वो उसको मोहब्बत पाश नज़रों से देखने हुए बोला। चंदा उसकी नज़रों से पजल हो रही थी। क्या मैं आपको जी भर कर देख सकता हूँ? अमान ने जैसे इल्तिजा की। चंदा ने एक नज़र उठाकर अमान को देखा था। लोग तो उसका जिस्म मांगने आते और ये इश्क का कौन सा मुकाम था जो सिर्फ मुझे देखने आता था? अमान चंदा को अपनी नज़रों से अपना दिल में उतार रहा था। अमान, बस कर दो, देखना। चंदा अमान का नाम टुकड़ों में लेती अमान को बुलाने लगी और अमान का हाथ अपने दिल पर गया। चंदा ने अपनी खूबसूरत आवाज़ से अमान का नाम पहली दफ़ा लिया था। अमान को लगा वो हवाओं में उड़ रहा है। आपने मेरा नाम लिया? यकीन करे, मुझे मेरा नाम कभी इतना प्यारा पहले नहीं लगा था जितना अब लग रहा है। चंदा को अमान की दीवानगी देखकर डर लग रहा था, लेकिन वो क्या करती, वो तो नसीब की काली थी। वो अपने नसीब की कालक शहजादे के नसीब में नहीं लिखना चाहती थी। तुम मेरी जान छोड़ दो अमान, ये कभी नहीं हो सकता चंदा। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकती। मैं आपको लेकर जाऊँगा। तो क्या तुम मेरे लिए अपना मज़हब तब्दील कर लोगे? नहीं चंदा, मैं आपके लिए अपना मज़हब नहीं तब्दील करूँगा, आप करेंगी। मैं क्यों करूँगी? वो आंखें फाड़े उसे देखने लगी। क्योंकि आप जिस मकाम पर हैं वो आपके भगवान ने आपको पहुँचाया है, और मैं जिस मुकाम पर हूँ वो मेरे खुदा ने मुझे पहुँचाया है। तो मुझे बताइए फिर किसका मुकाम ऊँचा है, मेरा या आपका? जबकि चंदा तो इस बात से चुप ही हो गई थी। वो ठीक ही तो कह रहा था कि उसका मुकाम उसके आला दर्जे के मुकाम पर था। वो क्यों अपना खुदा छोड़ता? चंदा, मेरे रब ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी। वही इज़्ज़तों का मालिक है। जिसे चाहते हैं इज़्ज़त देता है, जिसे चाहे इज़्ज़त देता है, जिसे चाहे ज़िल्लत देता है। आप आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगी। और ये मैं आपके लिए फूल लेकर आया था। अमान अपनी जेब से लाल गुलाब निकालता चंदा को पकड़ा गया था, जिसे चंदा ने बगैर किसी तासुर के पकड़ लिया। शुक्रिया कबूल करने के लिए निगाह ऊपर की तो बहुत जल्द दोनों की नज़रें टकराईं। वो एक नज़र चंदा को देखता चला गया था। तो क्या अगर मैं अमान के रब से अपनी इज़्ज़त मांगती तो मेरी इज़्ज़त ख़राब होने से बच जाती? अमान पहली सोच चंदा के दिमाग में डाल गया था, जिसने आहिस्ता आहिस्ता जड़ से दरख्त बन जाना था, लेकिन इसमें वक्त लगना था। चंदा ने उठकर लाल गुलाब अलमारी में रखा। वहाँ पहले गुलाब रखे थे और अमान देकर गया था। एंजल, एंजल, मुझे नहीं पता, मुझे स्टोरी सुननी है। लारा अब ज़िद करती एंजल से कहने लगी तो वो कब से उसे कह रहा था कि सो जाओ, लेकिन वो स्टोरी की ज़िद कर रही थी। थक हार कर उसके पास बैठ गया। एक था शहज़ादा और एक थी फैरी। दोनों एक दूसरे से अनजान थे। फिर एक दिन शहज़ादा अपनी बहन के साथ सैर करने वहाँ गया। उसे वो फैरी नज़र आई, पर वहाँ पर फैरी की तबीयत ख़राब हो गई, जिसे देखते ही शहज़ादे ने उसकी मदद की। उस फैरी को देखते ही शहज़ादे के दिल को कुछ हुआ था। वो अपनी ही गुन में कहानी सुना रहा था। वो फैरी बेहद मासूम और प्यारी थी। फिर वो फैरी उसके पास से चली गई। फिर वो शहज़ादे को वो फैरी काफ़ी दिनों तक याद आती रही। फिर एक दिन वो दोबारा से उस शहज़ादे के पास आई। अभी वो कुछ कहता कि उसने लहरैब की तरफ देखा जो सो चुकी थी। लहरैब को बच्चों की तरह सोए देखकर सफ़ीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। कितनी मासूम हो तुम, पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ है जो तुम ऐसी हो गई हो। उसके बाल उसके चेहरे से हटाने लगा इससे पहले कि उठकर जाता। सफ़ीर ने अपना मोबाइल निकालकर 3 से 4 लहरैब के सोए हुए की तस्वीरें ले ली। अभी वो तस्वीर देख रहा था कि पीछे अमान की आवाज़ आई। हेलो सफ़ीर। अमान की आवाज़ सुन तो उसके हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। वो खुद भी गड़बड़ा गया था। क्या हुआ डॉक्टर सफ़ीर, आप घबरा क्यों गए हैं? वो अचानक से आप आ गए थे ना, इसलिए। वो खुद को कंपोज करते हुए बोला। अमान की नज़रें सोई हुई लहरैब पर गई तो उसने उसे सफ़ीर को देखा। वो स्टोरी सुनते सुनते सो गई। मैं तो उसे लेने आया था, अमान सफ़ीर को कहने लगा। तो आप ले जाइए, सफ़ीर ने मुस्कुराते हुए कहा। अमान ने हॉस्पिटल की कार्रवाई मुकम्मल की और फिर वो लहरैब की तरफ बढ़ा। अपने बाजू में उठाता घर की तरफ निकल गया। बेटा, तुम दोनों ने अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या सोचा है? नायला ने कायान और एन से पूछा। मामा, मैं तो तैयार हूँ, आप एन से पूछ लें। एन मासूम बच्चों की तरह सर झुकाए। खाला, जब आप चाहें, जैसे चाहें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। एन ने शर्मा कर कानों में लगे ईयरफोन से सुनते मॉन्स्टर की हंसी छूट गई। तुम्हारे अमार इस दुनिया में कोई तो तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई मासूम है? मुझे तो नहीं लगता। तौबा तौबा। नायला तो दोनों का जवाब सुनकर खुश हो गई थी। चलें, फिर 1 हफ्ते बाद तुम दोनों की धूमधाम से शादी करूँगी।
एन तो शर्मा कर अंदर भाग गई। फिर नाला के घर एक दफ़ा फिर से खुशियाँ की तैयारी शुरू हो गई थी, लेकिन इस दफ़ा नाला भी खुश थी और कायान भी। और इस दफ़ा कोई भी कायान की दुल्हन को नहीं मारेगा। समझ तो गए होंगे आप भी। जाओ यार घर वापस आया तो उसकी शर्ट पर खून ही खून लगा हुआ था। शुक्र था कि माला के कमरे में शुक्र था कि माला के कमरे में थी। वो आज फिर से किसी का कत्ल करके आया था। उसे उसे इवल का काम भी संभालना था। अभी नहीं चाहता था कि माला उसे ऐसे देखकर डर जाए, इसलिए वो सीधा दूसरे कमरे में गया और चेंज करने लगा। यार कमरे में गया, माला को कमरे की खिड़की के पास खड़ा पाया। वो सारे घर को चेक कर चुकी थी, लेकिन उसे कहीं भी मोबाइल नज़र नहीं आया था, ना ही कोई ऐसी चीज़ जिससे वो अपने पापा से रब्ता कर सके। यार कमरे में आया तो बगैर माला को देखकर ही बेड पर लेट गया। माला ने कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस की तो पलट कर पीछे देखा। चौंकी थी। यार ऐसे ही लेट गया। उसे आज फिर से किसी ने ताना दिया था कि वो जानी है, जिसे सुनता वो गुस्से में आकर इसका कत्ल कराया था। अभी भी अपना माज़ी सोचकर उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो जाती थी। माला तो उसकी सुर्ख आंखें देखकर डर गई थी। ना जाने क्या हुआ था। माला ने कमरे से बाहर जाना ही ज़रूरी समझा। इससे पहले कि वो कमरे से निकलती, यार की आवाज़ ने उसके कदम जकड़े। रुको। माला ने डर के पीछे देखा। यार को अपनी तरफ कदम बढ़ाते देख माला अपने कदम पीछे लेने लगी। तुम्हारे बाप ने मेरे माथे पर जानी का कलंक लगाया है। वो सारी ज़िंदगी कभी भी नहीं मिट सकता। वो अपनी सब्ज आंखें माला की आंखों में गाड़ता हुआ बोला था। मैं मैं पापा की तरफ से सॉरी करती हूँ। वो उसे खींचता दीवार के साथ लगाकर उस पर झुका। माफ़ी से काम नहीं चलेगा बालू। जब तक अपने हाथों से तुम्हारे बाप को सज़ा नहीं दूंगा ना, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। वो ये सब कहते माला का सुकून गारिब कर चुका था। जाओ यहाँ से, वो बेरुखी से कहता मुंह मोड़ गया। दोबारा से बेड पर जाट कर लेट गया तो माला उसकी बेरुखी की वजह से अपनी जावी को तकलीफ में देखकर उसकी आंखों से आंसू निकले। वो चुप करके कमरे से बाहर चली गई। जावी ने एक नज़र दरवाजे को देखा, दोबारा से आंखें मूंद ली। लहरैब नींद से उठी तो खुद को अपने कमरे में पाया। इधर उधर अपने एंजल को देखने लगी। इतने में अमान भी खाने की ट्रे लेकर आ चुका था। बड़ी पहले तो वो खुशी से चहकती बेड से छलांग लगाकर अमान के साथ लिपट गई। बडी की प्रिंसेस कैसी है? आई एम फाइन बडी। बडी फिर कुछ अचानक याद आने पर अमान से अलग हुई। बडी, एंजल कहाँ है? वो बच्चों की तरह पूरे कमरे में इधर उधर देखने लगी, जबकि एंजल के नाम पर अमान के चेहरे पर परेशानी के आसार नमूदार हुए। उसे पता था अब लैरैब जिद करेगी एंजल के पास जाने की, कि लैरैब काफ़ी क्लोज हो गई थी एंजल के। सफ़ीर से इस बात का अमान को बखूबी अंदाज़ा लग गया था। प्रिंसेस, अब तुम अपने घर आ गई हो, अपने बड़ी के पास। ना तो एंजल से बाद में मिलेंगे, अपने बड़ी के पास है ना, तो अब एंजल से बाद में मिलेंगे। चलो पहले खाना खा लो। नहीं नहीं, वो 2 कदम पीछे होती चली गई। मुझे एंजल चाहिए, मुझे एंजल चाहिए। वो चिल्लाती बेड पर जाकर घुटनों में सर दिए बैठ गई। मेरी गुड़िया, इधर देखो मेरी तरफ। अमान प्यार भरे लहजे में गोया हुआ। मुझे एंजल चाहिए, उनके हाथों से खाना खाना है। अमान ने गहरा सांस भरकर फिजा में स्पुर्द कर दिया। उसे जिस चीज़ का डर था वही हुआ। मेरी गुड़िया, मेरी शहजादी, तुम्हारा बड़ी हूँ ना मैं। तुम्हारे एंजल को हमेशा हमेशा तुम्हारे पास ले आएगा। तुम अपने बड़ी पर भरोसा रखो। अमान ने प्यार से लैरैब का फूला फूला चेहरा हाथों में लेकर गोया हुआ उससे। लेकिन बड़ी, मुझे अभी एंजल चाहिए। वो तो मुझे कोई स्टोरी सुना रहे थे ना, तो मैं सो गई। मुझे वो स्टोरी सुननी है। पहले एंजल चाहिए, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। अमान ने लब मीच कर लैरैब को देखा और एंजल के मिलने के बाद वो ज़्यादा ही ज़िद्दी हो गई थी। अगर कोई और चीज़ होती तो अपनी गुड़िया को उसी टाइम ला देता, लेकिन सफ़ीर एक जीता जागता इंसान था। खैर ये काम भी उसके लिए मुश्किल नहीं था। अमान अपनी बहन के लिए किसी को भी ला सकता था। अच्छा मेरी गुड़िया, पिंकी प्रॉमिस करता हूँ मैं तुमसे तुम्हारी ऐन आपी की शादी के बाद तुम्हारे एंजल के पास छोड़ाऊँगा। अमान मोहब्बत से लैरैब के गाल पर लब रखता हुआ बोला। हैं, ऐन आपी की शादी? वो दुल्हन बनेगी? क्या प्यारी सी दुल्हन। कब? वो एंजल वाली बात को भूले, अब ऐन की शादी के बारे में अमान से जानने लगी थी। बड़ी, फिर आप मेरे लिए नए नए ड्रेसेस लाएंगे ना? सिंड्रेला वाली फ़्रॉक पहननी है मुझे। मेरी गुड़िया, बड़ी आपके लिए सिंड्रेला से भी ज़्यादा अच्छी ड्रेस लेकर देगा। बड़ी, आप बहुत अच्छे हैं। लहरैब अमान के गले में अपने बाजू हायल करती बोली। अमान ने तो शुक्र किया कि वो एंजल वाली बात भूल गई है। अमान साथ साथ उसे खाना खिलाता जा रहा था। चलो आओ गुड़िया, तुम्हें मैं तुम्हारे जावी भाई की प्रिंसेस से मिला दूँ। प्रिंसेस? बड़ी, प्रिंसेस सिर्फ मैं हूँ।
एंजल कहते हैं मेरी लैब प्रिंसेस है। लैब के छोटे से दिमाग में एक दफ़ा फिर अपने एंजल का ख्याल आया था। बेशक इसमें कोई शक नहीं, मेरी गुड़िया प्रिंसेस ही है। अमान लैब को बातों में लगाकर उसका हाथ पकड़कर लाउंज में ले आया। माला जो लाउंज में बैठी मूवी देख रही थी, अमान के साथ प्यारी सी बच्ची को देखकर सवालिया नज़रों से देखने लगी, जिससे पूछ रही हो ये कौन है। बडी, ये कौन है? लैब ने अपनी काली आंखों से खूबसूरत लड़की को देखते हुए कहा। बड़ी की जान, ये तुम्हारे जावी भाई की प्रिंसेस है। ये जावी भाई के पास ही रहेगी अब हमेशा के लिए, और तुम्हारी भाभी है। तुम माला आपी भी कह सकती हो। बड़ी कितनी प्यारी है माला आपी। लहराब अपना हाथ अमान के हाथ से छुड़वाती जाकर माला के साथ सोफे पर बैठकर बच्चों की तरह माला के गाल खींचने, जोर जोर से खींचने लगी, जिससे माला के मुंह से सिसकी निकली। माला तो उसे बच्चों की तरह बातें करते देख परेशान सी हुई। भाभी, ये मेरी बहन है लहराब। अमान, लेकिन ये ऐसे बच्चों की तरह रिएक्ट क्यों कर रही है? बड़ी, माला आपी को बोलने मैं बच्ची नहीं हूँ। लहरा बड़ी हो गई है। मेरा बच्चा, तुम बड़ी हो गई हो। आपकी माला आपी ने तो आपको प्यार से बच्ची बोला है। अमान की आंखें सुर्ख अंगारा हो गई थी। भाभी, मैं बाद में बताऊंगा। माला भी अमान की सुर्ख आंखें देखकर चुप हो गई, मजीद कुछ ना पूछा। फिर वो लहराब के साथ बातों में बिजी हो गई थी। लहराब ने उसे अपनी एंजल के बारे में बताने लगी, जिसे सुनता अमान बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गया था। मुझे नहीं पता मीर तुम आ रहे हो मेरी शादी पर, वरना मैं तुम लोगों से नाराज़ हो जाऊंगी। तुम सबको ज़रूर आना होगा। एवल, एवल नहीं हूँ मैं, मासूम सी ऐन हूँ, अपनी आन की ऐन। ओए ओए होए, बड़ा प्यार आ रहा है अपनी आन पर। मोबाइल की दूसरी तरफ से मीर ऐन को तंग करते हुए बोला। हाँ तो तुम भी तो अपनी बीवी से प्यार करते हो, तो मैं नहीं कर सकती अपनी आन से प्यार? मेरी बीवी तो मेरी मोहब्बत है, मेरी जान का टुकड़ा, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की खूबसूरत सी मम्मा। मीर सल्तनत मोहब्बत पाश नज़रों से अनमोल करिश्मान शाह अरशमान शाह मीरब शाह को मोहब्बत मीरब शाह को मोहब्बत भरी नज़रों से देखकर बोला। ओहो, बूढ़े हो गए हो लेकिन जवानी नहीं गई। अभी तक एवन ने तंग करने वाले अंदाज में बोली। बूढ़ा होगा तुम्हारा आन, मुझ में अभी भी इतनी हिम्मत है 43 बच्चे और पैदा कर सकता हूँ। बस क्या करूँ, तुम्हारी भाभी से संभले नहीं जाते। मीर सुल्तान बहुत ही बेबाकी से गोया हुआ था। अनमोल ने मीर की बात सुनकर उससे मोबाइल छीन लिया, जो बेशर्मों की तरह बोली जा रहा था। हा हा हा, ऐन का जोरदार कहकहा गूंजा था, जिसे सुनकर अमोल ने खफकी से मीर को घूरा। अच्छा, फिर तुमने शादी में ज़रूर आना है, और जैन, जोया, माही और साहिल को भी लेकर आना है। एन, तुम फिक्र ना करो, मेरी बहन की शादी हो और मैं ना आऊँ, ये कैसे हो सकता है? मैं ज़रूर आऊँगी। हाय, शुक्रिया प्यारी भाभी जान, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मुबारक हो एन। शुक्रिया अनमोल। चलो अब आन आ रहे हैं, मैं बाद में बात करती हूँ, और तुम लोगों ने ज़रूर आना है। ओके बाबा, आ जाएंगे। एन ने खुशी से कॉल काट दी, और वो अपने आन को अपना महरम बनाने के लिए दिन गिन रही थी। आज फिर दिल के हाथों मजबूर होकर अमान चंदा से मिलने आया था। वो जब तक रोज़ चंदा को देख ना लेता उसे सुकून नहीं आता था। कंगना तो इस लड़के को समझा समझा कर थक गई थी, लेकिन वो मानता ही नहीं था। कंगना ने अब अमान को इसके हाल पर छोड़ दिया था। उसे चंदा अब खुद ही ठीक करेगी। अमान चंदा के कमरे में गया, जहाँ वह खामोशी से एक कोने में बैठी हुई थी। चंदा अमान ने बहुत खूबसूरत प्यार से उसको पुकारा था। वो अमान की आवाज़ को इग्नोर कर गई थी। वो फिर से आ गया था। चंदा के मना करने के बावजूद भी वो फिर से आ गया था। चंदा ज़मीन पर बैठी थी, अपने माजी को सोच रही थी कि कितनी खुश थी वो अपने माँ बाप के साथ, लेकिन क्या हो गया उसके साथ? वो कहाँ से कहाँ आ गई थी? कुछ भी तो नहीं बचा था उसके पास। ना माँ बाप, ना उसकी इज्जत, कुछ भी नहीं था। चंदा के इग्नोर करने पर अमान ने गुस्से से मुठ्ठियाँ मींची थी। अमान से अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए चंदा के साथ ज़मीन पर बैठ गया। चंदा, अमान ने चंदा का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन चंदा ने जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लिया, जिसे देखता अमान अपने खूबसूरत लब मीच गया। चंदा अपने माजी से बाहर आई थी, फिर होश की दुनिया में आते ही उसने अपने सामने बैठे मकरूर शहजादे को देखा था। वो उसकी जानिब अपनी खूबसूरत काली आंखों से देख रहा था। चंदा का दिल जोर से धड़का था। तू यहाँ पे फिर आ गया? चंदा ने उसकी चेहरे से नज़रें चुराते हुए कहा। वो कैसे इतनी जल्दी एक बार फिर से भरोसा कर सकती थी किसी पर, वो भी एक मुस्लिम पर? वो दोनों के मज़हब में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क था। पहले भी तो उसने यकीन किया था। मर्द पर बदले में क्या मिला था? सिर्फ रसवाई, सिर्फ धोखा। जब अपने मज़हब का बंदा उसे धोखा दे सकता है, पर अमान भी तो दे सकता था। इसी डर से वो अमान से दूर भागने लगी, वरना उसका दिल शिद्दत से कह रहा था बदनामी का कलंक अपने माथे पर हटाकर किसी की इज्जत बन जाए। वो तो एक तवाइफ थी, उसके मुंह से इज्जत लफ्ज़ सुनना अच्छा नहीं लगता था।
अपनी ही सोचे पर चंदा मुस्कुराई थी। अमान उसके तंजिया मुस्कुराए हुए चेहरे को बगौर देख रहा था। चंदा उठकर चलती बेड पर जा बैठी थी। अमान भी एक ट्रांस की कैफियत में चलता चंदा के पास बेड पर बैठ गया था। चंदा न जाने वो कौन सा पल होगा जब आप मुझे ऐसी नज़रों से नहीं देखेंगी कि मुझे मर्द होने पर अफसोस हो। अमान ये कहता चंदा का वजूद एक पल को शल हो गया था। चंदा की आंखों से एक बागी आंसू निकला, उसके गालों पर लड़ियों की सूरत बह गया था। ए सुकून कल्ब, मेरी रूह मन, काश के मुझे चंद जादुई जादुई लम्हात मुयस्सर आए जहाँ मैं तुम्हें जी सकूँ तुमसे मोहब्बत जहाँ मैं तुम्हें जी सकूँ, तुमसे अपनी मोहब्बत का बरमला एतराफ़ कर सकूँ, जहाँ तुम चाह के भी मेरी मोहब्बत से मुकर ना सको, जहाँ से तुम्हें मेरी आँखों में अपना आप दिखने को मिले। मुझे सुकून दरकार हो, ऐसा सुकून जिसमें मेरे माथे पर तुम्हारे होंठ का लम्स हो, ताकि मैं माज़ी का दुख भूल कर अपनी ज़िंदगी को गुर्बत से जी सकूँ। अमान एक ट्रांस की कैफियत में ये कहता चंदा के वजूद को साकिन करने का सबब बना था। क्या कोई इस कदर भी उसे चाह सकता है? लेकिन क्यों? वो तो एक तवाइफ थी, फिर क्यों? वो तो इतना खूबसूरत था कि किसी भी लड़की को चाहता तो अपना बना सकता था, फिर मैं ही क्यों? अमान चंदा की आंखों में उठते सवाल को देखकर मुस्कुराया। चंदा को लगा अमान की मुस्कुराहट और देखेगी तो अपना दिल दोबारा से मर्जाद पर हार बैठेगी। आप सोच रहे हैं कि आप ही क्यों? कोई और लड़की क्यों नहीं? तो चंदा, मैं खुद नहीं जानता क्यों, लेकिन आपको देखकर एक अजीब सी कशिश महसूस हुई। जिसे आपसे प्यार करना मेरे अल्लाह ने जिसे किसी मकसद के लिए करवाया है। ऐसे लगता है मेरा और आपका बहुत गहरा रिश्ता है, लेकिन न जाने क्यों आप नॉन मुस्लिम होकर भी मेरे दिल में जगह बना गई। इसमें मेरे रब की कोई मसलियत होगी। मैं अपने अल्लाह से मांगूंगा आपको। मेरे अल्लाह ने आपकी मोहब्बत मेरे दिल में डाली है, तो मेरा अल्लाह आपको मेरे नसीब में भी लिख देगा इंशाअल्लाह। क्या अमान तुम्हारा खुदा सब कुछ कर सकता है? चंदा ने खोए खोए अंदाज में पूछा। हाँ, सब कुछ कर सकता है मेरा अल्लाह। मेरा अल्लाह जिसे चाहे तो उस मेरा अल्लाह चाहे तो इस वक्त आपके दिल में मेरी मोहब्बत डाल सकता है, लेकिन शायद अभी मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है और मैं इस इम्तिहान में ज़रूर पास आऊँगा। इतना यकीन है अपने खुदा पर? बेहद यकीन है। वो जो हमारे हज़रत यूनुस को मछली के पेट में ज़िंदा रख सकते हैं, वो हज़रत यूसुफ़ को एक कैदी से मिस्र का बादशाह बना सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये कौन है? वो सब तजस्सुस से पूछने लगी। अमान ने मुस्कुरा कर चंदा को देखा। जब आप मुसलमान होंगी ना, दिल से इस्लाम कबूल करेंगी, मेरे खुदा को अपना खुदा मानेंगी चंदा, तो इन सब के बारे में मैं आपको खुद बताऊंगा। तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हारे लिए मुसलमान होंगी? क्योंकि मुझे अपने आप अपनी मोहब्बत पर यकीन है, और जब आप मुसलमान होंगे ना, तो मैं आपका नाम नूरुल हुदा रखूँगा, यानी हिदायत की रोशनी। मैं आपको नूर बुलाया करूँगा, अमान की नूर, अमान की आंखों का नूर। अमान चंदा अपनी दिल की कैफियत, अपनी दिल की बातें बयान करने लगा। उसने मुस्तकबिल भी सोच लिया था। चंदा को लगा कि वो अब मज़ीद सुनेगी तो अमान अमान को का खुदा वाकई उसके दिल में अमान के लिए मोहब्बत पैदा कर देगा। जाओ बाबू यहाँ से। वो न जाने किस खौफ के तहत उससे बस जाने का कह रही थी। क्या मेरे साथ एक दिन, बस एक दिन मेरे साथ मेरे घर चलेंगी? मैं आपको अपने घर वालों से मिलवाना चाहता हूँ। चंदा ने अजीब नज़रों से अमान को देखा। बाबू, तू पागल हो गया है क्या? क्यों अपनी ज़िद का नहीं सोचता? मैं आपके अलावा अब किसी को नहीं सोचना चाहता, और कल मैं आऊँगा, आपको लेकर जाऊँगा, और मेरा वादा है आपसे शाम को वापस छोड़ जाऊँगा। चंदा उसके दिए के वादे पर खामोश हो गई थी। अमान ने चंदा को एक फूल पकड़ाया और एक नज़र देखता चला गया, और चंदा फूल को पकड़ती मुस्कुराई थी और बेड से उठती अलमारी में फूल रख चुकी थी। क्या मैं कभी हिदायत का नूर? मतलब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अमान का अपने खुदा पर यकीन सच्चा था। अमान का खुदा चंदा के दिल में एक हल्की सी अमान की मोहब्बत की ज़रब लगा चुका था, जिससे दोनों अनजान थे। कमरे में बैठा वो शख्स जाने कब से अपने मोबाइल में मासूम सी परी पैकर की तस्वीरें निकाल कर देख रहा था। क्या हुआ हो गया? क्या हुआ तुम्हारे साथ जो तुम ऐसे हो गई हो? कितनी मासूम हो ना तुम, बिल्कुल मासूम सी गुड़िया। दिल करता है तुम्हें अपने पास ले आऊं, दिल कर रहा है तुम्हारे होंठों का लम्स अपने होठों पर महसूस करूं। कितनी खूबसूरत हो तुम, जैसे खुदा ने बहुत खूबसूरती से तराशा हो। तुम्हें कितने ही लम्हे सफ़ीर शाह अरैब की तस्वीर देखकर ख़यालों में मुखातिब किया जा रहा था। उसे अपने कमरे में आने वाली मखलूक का पता ही न चला, जो हमेशा उसका भांडा फोड़ देती थी। यकीनन ये वाला भांडा भी फोड़ेगी। भैया, तो ये वो समंदर वाली लड़की है ना? हिबा ने सफ़ीर के हाथों से मोबाइल छीनकर मासूम सी लाला की तस्वीर देखने लगी। सफ़ीर बड़बड़ाया गया। वो पहले भी तो इसकी शिकायत अम्मी से लगा चुकी थी। हिबा मेरी जान, आराम से बोलो,
पूरे मोहल्ले वालों को बताने का इरादा है क्या? हाँ नहीं भैया। हिबा अपने माथे पर अपना हाथ रख मारते हुए बोली, आपने आप ही की तस्वीर समंदर पर आप ही की तस्वीर क्यों ली है अपने मोबाइल में? हिबा मासूमियत से बोली, ये तो बस ऐसे ही एक तस्वीर ले ली। मम्मा को नहीं बताना हिबा, मेरी जान, वरना भैया आपको फिर घुमाने नहीं लेकर जाएंगे। मैं तो बताऊंगी मम्मा को भैया, चुपके चुपके समंदर आप ही की तस्वीरें देख रहे थे आप। हिबा, खबरदार अगर मम्मा को बताया तो मैं बात नहीं करूँगा और ना ही बाहर लेकर जाऊँगा तुम्हें। अच्छा भैया, नहीं बताती ना मम्मा को। हिबा मुंह के डिज़ाइन बनाते हुए बोली, लेकिन मुझे क्या मिलेगा मम्मा को ना बताने के बदले में? क्या खाना है तुम्हें? सफ़ीर एक गहरा सांस भर कर रह गया। उसे पता था अगर छोटी सी लालची बहन को कुछ ना खिलाया, भरोसा कुछ नहीं था उसका, जाकर भांडा फोड़ देती। मुझे पिज़्ज़ा खाना है भैया, हिबा कह चहकते हुए बोली। चलो ठीक है, लेकिन मम्मा से कुछ मत कहना। इतना ना रहिए भैया, मैं मम्मा को कुछ नहीं बोलूँगी। आप चुपके चुपके समंदर वाली आपी को भाभी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हिबा सफ़ीर के गाल पर किस करते हुए भाग गई। भाभी? सफ़ीर के लबों पर गहरी मुस्कुराहट सी रेंग गई। सफ़ीर एक बार परी पैकर को जी भर कर देखने के लिए मोबाइल की जाने मुतवज्जा हुआ। सर, हम हॉस्पिटल में इस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने गए थे, लेकिन वहाँ उस लड़की के नाम इस नाम की कोई लड़की नहीं मिली। हमने बहुत कोशिश की। किंग के मुलाजमों ने डरते डरते कहा, बुड्ढे का क्या भरोसा, इन्हें भी मार देता। हराम खोरो, तुम लोग किस चीज़ के पैसे लेते हो मुझसे? मुझे वो लड़की चाहिए, किसी भी हाल में उसे ढूंढ कर लाओ। इस शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, पर उसे मेरे पास लेकर आओ, वरना तुम लोगों के सीने में गोलियां उतारने में वक्त नहीं लगेगा मुझे। तुम दोबारा मेरे हाथ से निकल सकती तुम दोबारा मेरे हाथ से नहीं निकल सकती रानी। तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, मेरी प्यास बुझाने। आह, क्या बदन है तुम्हारा। किंग का खौफनाक चेहरा मजीद सुर्ख हो गया था। तुम्हें किसी भी हाल में ढूंढ लूँगा मैं। तुम मेरी हो, बस तुम्हें मेरी बिस्तर की जीनत बनना होगा। किंग खबासियत से कहता हंसने लगा। कायान और ऐन दोनों शादी की शॉपिंग करने गए थे। ऐन को तो कोई लहंगा पसंद ही नहीं आ रहा था। आन, आपने इन 5 सालों में अभी तक शॉपिंग क्यों नहीं की? ऐन ने कायान के मासूम से पुरकशिश चेहरे को देखकर एक सवाल दागा था। कायान का एक दफ़ा तो दिल किया सना वाली बात छुपा दे, लेकिन बाद में पता चला तो ऐन को दुख होगा। ऐन, मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन पता नहीं कैसे सना को शॉर्ट सर्किट की वजह से करंट लग गया, जिसकी वजह से वो मफलूज हो गई और हमारी शादी नहीं हो पाई। आन, ये तो बहुत बुरा हुआ उस बेचारी के साथ। सारी दुनिया की मासूमियत चेहरे पर सजाकर ऐन ने कहा, अगर उसे कुछ ना होता तो आप उससे शादी कर लेते? हाँ, कर लेता, क्योंकि तुम तो मेरे पास थी नहीं और मम्मा की भी ख्वाहिश थी कि मैं शादी कर लूँ। शुक्र है फिर मैंने उसे मार दिया। ऐन धीरे धीरे में कहने लगी, यानी अच्छा हुआ ना आपकी उससे शादी नहीं हुई, वरना मैं वापस आती तो कहाँ जाती? ऐन का ऐन का बाजू पकड़कर कहने लगी, अब तुम मिल गई हो ना, मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं। मुझे सिर्फ आन की ऐन और ऐन का आन दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। कायान मोहब्बत भरे लहजे में बोलता ऐन के गाल पर लब रख गया। ऐन अपने सफ़ेद चेहरे पर कायान के होंठों का लम्स महसूस करके गालों पर शर्म की सुर्खी खिल गई थी। वो दोनों पूरा माल घूम रहे थे। थक हार ऐन को ब्लड रेड कलर का लहंगा पसंद आया था और कायान की ब्लैक शेरवानी ली थी और बाकी मेहंदी और वलीमे का ड्रेस भी ले लिया था। अब वो घर के लिए निकल गए थे। खुशियाँ एक दफ़ा फिर से उनकी ज़िंदगियों में आ गई थी। थक हार कर वो घर आ गए थे। ऐन तो खुशी से अपनी सारी शॉपिंग नायला को दिखा रही थी। नायला अपने बच्चों को देख देख कर खुश हो रही थी। कितने खुश लग रहे थे दोनों साथ, परफेक्ट जोड़ी लग रही थी इनकी। अभी वो लोग बातें ही कर रहे थे जब कायान का फ़ोन बजा। कायान ने काला टेंट की अगली तरफ से कॉल करने वाले बंदे की बात सुनना कायान के चेहरे पर परेशानी भरे तासुरात नमूदार हुए। अपने तासुरात को छुपाता कॉल बंद कर गया, लेकिन ऐन ने उसके चेहरे का बगौर जायज़ा लिया था। वो समझ गई थी कायान परेशान सा है। मामा, मैं चाह रहा हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। वो इन दोनों को एक ज़रूरी काम का कहकर चला गया। ऐन की नज़रों ने दूर तक कायान के पुष्ट को देखा, क्योंकि वो कायान के चेहरे पर परेशानी के असरात देख चुकी थी। जी सर, आपने बुलाया मुझे? कायान अपने ऑफिसर के सामने खड़ा पूछने लगा। एसीपी कायान, तुम्हें अभी जाना है। किंग का स्मगलिंग का ट्रक जा रहा है कराची से। खबरियों ने हमें खबर दी है। तुम्हें उसे रोकना है और इसके आदमी को पकड़ कर लाना है किसी भी हाल में। गॉट इट? जी सर, आप फिक्र ना करें, ये काम हो जाएगा। ओके, फास्ट। सारी टीम को जल्दी से तैयार करो। कायान जल्दी से सल्यूट करते हुए वहाँ से चला गया। कायान के जाने के बाद ही ऐन ने ज़ायार को कॉल करके कायान का पीछा करने को कहा था। ज़ायार और अमान दोनों ही अपनी टीम को लेकर निकले थे। एवल खुद भी नायला से अपनी फ्रेंड के घर जाने का कहकर कायान के पीछे निकल गई। उसे डर लग रहा था कि उसके आन को अगर कुछ हो गया तो वो मासूम सा तो है,
उसके लिए वो खुद भी कायान के पीछे निकल गई। कायान वहाँ पहुँच चुका था जहाँ से किंग की गाड़ी जाने वाली थी। दूसरे मुल्क तजस्सुस की बात यह थी कि किंग ना ये काम सरेआम एक रोड पर अंजाम देता था जहाँ लोगों का रश था, लेकिन ज़्यादा नहीं। कायान के साथ आए कांस्टेबल भी अलर्ट खड़े थे। अचानक ही किंग के बंदों ने फिजा में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उन्हें पता लग गया था कि एएसपी कायान के लोगों ने उन्हें टारगेट किया है। किंग के लोगों ने चकमा देकर इन पर फायरिंग शुरू कर दी। तुम लोग इवल के लोग हो ना? कायान ने तजस्सुस से पूछा। दूसरी तरफ फायरिंग अभी भी चल रही थी। लोगों की चीखों पुकार शुरू हो गई थी। सब अपनी अपनी गाड़ियाँ रोड पर ही छोड़कर वहाँ से भाग गए थे। जवाबन कायान और कायान की टीम ने अपनी गन निकालकर दाएं बाएं घेरती हवाई गाड़ियों पर फायरिंग करने लगे। किंग के लोग गाड़ियों से निकलकर उनकी तरफ बढ़ने लगे। पुलिस एहलकार शदीद मुकाबलाबाजी में अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। कराची के मेन रोड पर इस वक्त इवल, मॉन्स्टर और अमान भी असला लिए खुद भी गाड़ियों से उतर आए। तीनों के चेहरे पर मास्क था। तीनों ने भी किंग के आदमियों को निशाना लेते फायरिंग शुरू कर दी थी। कायान और इवल की पीठ मिली हुई थी। दोनों मुखालिफ तरफ फायर कर रहे थे, जबकि इवल कायान के करीब थी। कायान 3 स्याह नकाबपोशों को अपनी मदद के लिए देख हैरान हुआ था। इवल को देख अंदाज़ा लगा गया था कि इवल के लोग हैं, लेकिन वो इस वक्त कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि किंग है। लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी किंग के लोगों की। दफातन इन गाड़ियों के पीछे कई दूसरी स्याह मर्सिडीज़ से कलाबाजी मारकर निकलते गाड़ियों की छत से चढ़कर उनका निशाना लेते कोई गैर मुल्की ही लग रहे थे। फिजा में धुंध फैल गई थी। इस धुंध में ठां की आवाज़ें कान के पर्दे फाड़ रही थी। इवल, मॉन्स्टर, अमान अपने तमाम साथियों समेत मुकाबले में थे। कायान, वो अचानक चीखी जब कायान पर निशाना लेते इस गैर मुल्की शूटर को देखा। इवल कायान को झपट कर एक साइड कर गई। गन उसके हाथ से कहीं दूर जा गिरी जब वो गाड़ी के पास फायर में कायान के नीचे पड़ी थी। दोनों कुछ पल के लिए बोल ना सके। इवल का दिमाग घूम रहा था। ओह, तो ये तुम हो। मैं भी सोचूं ऐसे कौन से फरिश्ते नाजिल हो गए मेरी मदद के लिए। मैं तो भूल गया था इवल मैडम। मेरी मुंह बोली आशिक है जो मुझे बचाने मुल्क से बुराई ख़त्म करने के लिए। कायान ने इवल की मीठी आंखें देखकर तंज किया। कायान ने इसके ऊपर से उठना चाहा, लेकिन फायरिंग इतनी तेज़ थी कि वो अगर थोड़ा सा भी ऊपर होता तो गोली उसके सर पर लग जाती। मुंह क्यों छुपाया है तुमने? इवल मैडम, डरती हो मुझसे? कायान इवल का नकाब उतारने लगा। इससे पहले कि कायान इवल का नकाब उतारता, इवल ने भड़क कर उसे धक्का दिया, जिससे कायान दूसरी साइड पर गिरा और इवल जल्दी से अपनी सांस बहाल करती उठ गई। तुम शट अप एएसपी कायान, तुम्हें अंदाज़ा है तुम मरने जा रहे थे। खुदा की कसम अगर तुम्हें गोली लग जाती तो इवल अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लेती। कायान ने दोनों आबरू उचका लिए। ये धमकी है या कुछ और? कायान तंजिया लहजे में बोला। ये कुछ नहीं है एएसपी, ये इवल का जुनून है, इवल का इश्क, इवल की मोहब्बत, इवल का सुकून। इस जुनून का नाम मैं तुम्हारे हाथों में हथकड़ी पहना कर दूंगा। इवल कायान इवल के गाल थपथपाते तंजिया बोला। कायान ऐन की आवाज़ नहीं पहचान सकता था क्योंकि ऐन कायान से जब भी इवल बनकर मुलाकात करती वो अपनी आवाज़ चेंज कर लेती, और ये टैलेंट उसने मॉन्स्टर से सीखा था। आई वॉन्ट टू फाइंड एएसपी कायान एंड फिनिश हिम क्विकली टुडे। एएसपी कायान को ढूंढो जल्दी से, उसे आज ख़त्म करना है। आज किंग का आदमी जो पाकिस्तान का नहीं था और दूसरे मुल्क का था, एक दूसरे से इंग्लिश में बात करते हुए बोले। मॉन्स्टर इनकी बात सुनता अपना रेफर फेंकता उन पर झपटा था। एक के बाद एक खंजर उनके दिल में प्रवेश कर गया। फिजा सारी शोलों की लिपट में थी। दूसरी तरफ कायान वालों को अपना टारगेट कंप्लीट करना था। यहाँ से किंग का एक बंदा भी बचकर भाग ना पाया था। मॉन्स्टर अपने आदमियों के साथ शदीद मुकाबलाबाजी में था, जबकि अमान एक तरफ गुत्थम गुत्था उनकी गर्दनों पर तेज़ी से खंजर घुमा रहा था। इवल और कायान भी अलग अलग सिमत में फायरिंग कर रहे थे। अपने पीछे कदमों की छाप सुनते इवल मोहतात हुई। ठा की आवाज़ के साथ गोली इवल के बाजू के साइड से गुजर कर नीचे गिर गई। इवल जल्दी से पीछे मुड़ी। जो जोबिन उसने अंग्रेज़ के हाथ से गोली चलाई थी, गन उस अंग्रेज़ से कहीं दूर जा कर गिरा था। वो चीखता नीचे गिरा था, लेकिन अगले ही पल संभलते खिलाड़बाजी खेलते खड़ा हुआ। इवल को हाथों से फाइट की दावत दी थी। बॉडी से कोई और फाइट बॉडी से कोई फाइटर ही लड़ सकता था। इवल ने अबरू उचकाकर उसे देखा। आंखें सुर्ख अंगारा हुई थी। ये वही अंग्रेज़ था जिसने उसकी आंख का निशाना लिया था। वो दोनों तैयार थे एक दूसरे से लड़ने के लिए एक तरफ लपके। वो दोनों मुक्के सामने करते, उनकी कोहनियाँ अपने पेट में टकाए। मक एवल के पेट में मारने के लिए उसकी तरफ भागा और दूसरी तरफ येलो इसके मुक्कों को देखकर एकदम
लिपटने के अंदाज पर रोड पर गिरी, साथ में अपना एक पाँव उसके पेट में और दूसरा उसके घुटनों में मारा। खुद करवट करवट लेकर नीचे गिरी। अभी वो अंग्रेज संभलता एवल खलाबाजी लेते उठ खड़ी हुई और दोनों घुटनों समेत इसके ऊपर गिरी, साथ में गर्दन को बाएं जानब मोड़ा। खटाक के साथ दिल दहा लेने वाली आवाज़, भयानक चीख लम्हे को गूंजी और इस अंग्रेज का वजूद साकत हो गया। अपना चाकू निकालकर इवल ने इस साकत वजूद के दिल में घोंपा। 5 से 6 वार उसके दिल में किए। खून का फवारा उसके कपड़ों और चेहरों को गीला कर गया। ये मंजर देखता कायान साकत हुआ। क्या कोई इतना भी बेरहम हो सकता है? एक मरे हुए इंसान के दिल में खंजर घोंप घोंप कर लहूलुहान कर सकता है। इवन ने एक नज़र कायान को देखा, जो कुछ ही फासले पर खड़ा उसे देख रहा था। मॉन्स्टर, मेरा काम ख़त्म हुआ, मैं जा रही हूँ। कुछ लोग रहते हैं, उन्हें तुम संभाल लो। इवन ने कान में पहने ईयरफोन से मॉन्स्टर को आगाह किया और कायान को देखते वहाँ से गायब हो गई, जैसे धुंध में बिल्कुल गायब हो गई। कायान इवल के पीछे लपका, लेकिन वो ऐसे गायब हो गई थी जैसे वहाँ पर थी ही नहीं। कायान इस जंग के दौरान ये तो समझ गया था कि जो अंग्रेज़ आए थे उससे मारने आए थे, वो किंग के आदमी थे और इवल किंग ने उसे बचाया। कायान की फ़ौज इतनी दांत थी इन अंग्रेज़ों का मुकाबला करने के लिए। कायान अपने नौजवान अफसरों को बचाते बचाते उनके खून में नहाया हुआ था। मॉन्स्टर ने पीछे आते कायान के सर बोनट मारा था, जिससे कायान का सर चकराया और अपना सर बार बार हिलाकर होश में आने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब वो होश में आया था, वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ वहाँ किंग के लोगों की और कुछ नौजवान अफसर्स की लाशें और ट्रक थे। तकरीबन किंग के तमाम आदमी मारे गए थे। रेंजर्स के आने से पहले ही मॉन्स्टर, अमान और इनके आदमी वहाँ से जा चुके थे। एवल वहाँ से निकलकर सीधा मॉन्स्टर के घर गई। वहाँ पर अपने कपड़े चेंज करके घर के लिए निकल गई। उसे कायान के घर जाने से पहले पहले घर जाना था। उसके हाथ पर ये चोट लगी थी। अपने दर्द को नज़रअंदाज करते वो माला से मिलती निकल गई थी। Good SP, Kayan Kazmi, well done. King's peoples have been killed and unnecessary peoples have been stopped from going to other countries. We appreciate you. You are really admirable. Evil has been eradicated. We will reward you with the post of DSP. We commend you. गुड ASP काज़मी, वेल डन। किंग के लोग मारे गए हैं और गैर ज़रूरी असला दूसरे मुल्क से रोक लिए गए हैं। हम आपकी तारीफ़ करते हैं। आज आप लोगों को ज़बरदस्ती का काम करना है। बुराई ख़त्म की आपने। हम आपको इस पर इनाम के तौर पर DSP के ओहदे पर फाइज करते हैं। हम आपको प्रमोशन करते हैं। मेजर फ़ारूक कायान की काबिलियत आपको सराहते हुए तारीफ़ कर रहे हैं। शुक्रिया सर, लेकिन मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैं अपने कुछ नौजवान साथियों को नहीं बचा सका। कायान लब नीचे अपने अश्ताल पर काबू पाते हुए बोला, इस बात का हमें भी काफ़ी अफसोस रहेगा, लेकिन हम पुलिस वालों का काम ही अपने मुल्क के लिए लड़ना होता है, मुल्क की शहीद होना होता है। मुझे इन सारे नौजवानों पर फ़ख्र है जो मुल्क के लिए शहीद हुए थे। तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। ASP कायान, गुड। कायान ने लब नीच कर मेजर फ़ारूक का शुक्रिया अदा किया। ये सब कुछ इवल ने किया था। उसमें उसका तो कोई कमाल नहीं था, लेकिन वो ये बात मेजर फ़ारूक को ना बता सकता था, वरना उसका मोए मोए हो जाना था। इसलिए कायान ने चुप रहना ही बेहतर समझा। बड़ी, हम कब जाएंगे एनापी की शादी पर? मुझे भी शॉपिंग करनी है। मुझे नहीं पता, मुझे नए कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं। मुझे मॉल लेकर चलें ना प्लीज़ बड़ी, लहराए बिल्तजाई लहजे में बोली। मेरी गुड़िया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो आओ, मैं अपनी गुड़िया को प्यारे प्यारे से कपड़े लेकर देता हूँ। लव यू बड़ी, आप बहुत अच्छे हैं, मेरी हर बात मानते हैं। लेकिन बड़ी, लहराब के चेहरे से मुस्कुराहट एकदम गायब हुई। अमान उसके उदास चेहरे को देखकर परेशान हुआ। लेकिन क्या गुड़िया? मुझे एंजल की याद आ रही है। बड़ी, मुझे उनसे मिलना है। लहराब की आंखों से आंसू निकलने लगे थे अपने एंजल को याद करते हुए। मेरी गुड़िया बस इतनी सी बात पर रो रही है। तुम्हारा बड़ी तुम्हारे लिए पूरा एंजल ला देगा। अमान लहराब को गले लगाता हुआ बोला। लहराब किसी बच्चे की तरह अमान के गले से लगकर रोने लगी। उसे आज शिद्दत से अपने एंजल की याद आ रही थी। ओहो मेरी गुड़िया, रोते नहीं है, तुम तो बड़ी हो गई हो ना। बुरी बात, बड़े बच्चे रोते नहीं हैं। मैं अभी मॉल से वापसी में आपको आपके एंजल के पास ले जाऊंगा। अमान लहराब को बहलाते हुए बोला। पक्का ना बड़ी? लहराब अमान के सीने से सर उठाती आंखों में आंसू लिए अमान को देखकर पूछने लगी। पिंकी प्रॉमिस मेरी जान, ले जाऊंगा, अब रोना बंद करो। लहराब रोना भूलकर अपने एंजल से मिलने की खुशी में खुश हो रही थी। खिलाने बाहर लाया था और हिबा की जिद पर शॉपिंग, पिज़्ज़ा, सफ़ीर भी हिबा को करवाने मॉल लेकर आया था। बड़ी, मुझे वो चाहिए। लहराब की नज़र सब्ज़ रंग के फ्रॉक पर पड़ी थी। अमान ने सामने शॉप में
प्यारा सा लटका हुआ फ़्रॉक देखा तो बहुत ही खूबसूरत था, बल्कि अमान की गुड़िया की तरह था। अमान ने लरैब को इसकी पसंद का फ़्रॉक लेकर दिया जिसमें वो कंफर्टेबल रहती थी। लरैब अमान को पूरा मॉल घुमा रही थी। लरैब ज्वेलरी वाली शॉप पर रुककर अपने लिए चूड़ियाँ देख रही थी। पास पड़े पायल पर अमान की नज़र पड़ी। अमान की नज़रों के सामने चंदा के गोरे गोरे पाँव आए थे। अमान ने बड़े ही चाहत से चंदा के लिए वो पायल का जोड़ा लिया था। बड़ी, मुझे पिज़्ज़ा खाना है। अमान अभी पायल देख रहा था कि उसे लरैब की आवाज़ आई। वो थक हार कर अब अमान से फरमाइश करने लगी थी। अच्छा, तो मेरी गुड़िया को पिज़्ज़ा खाना है, तो चलो आओ खिलाता हूँ मैं पिज़्ज़ा। अमान चंदा के लिए पायल पैक करवाता लरैब को पिज़्ज़ा खिलाने ले गया। अमान लरैब को पूरा पिज़्ज़ा पॉइंट ले आया था और लरैब बच्चों की तरह पिज़्ज़ा खा रही थी। उन्हें अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि अंदर बैठे सफ़ीर भी हिबा को लेकर के हिबा को लेकर पिज़्ज़ा पॉइंट में दाखिल हुआ। लहराब की नज़र सफ़ीर पर पड़ गई थी। आंखों में खुशी की किरण चमकी थी। लहराब अपना पिज़्ज़ा वहाँ ही छोड़कर एकदम चीख पड़ी, एंजल! लहराब भागकर सफ़ीर के गले लग गई थी। इस अचानक अफ्तार से सफ़ीर घबरा गया था। सारे लोग उनकी तरफ मुतवज्जा हो चुके थे। एंजल, एंजल, आई मिस यू सो मच। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। लहराब की किसी छोटे बच्चे की तरह सफ़ीर के गले लगकर बोली जा रही थी। सफ़ीर के एहतियात से लरैब को अपने सीने से लगा लिया। प्रिंसेस, कैसी हो? सफ़ीर लरैब के चेहरे को दोनों हाथों में लिए पूछने लगा। मैं ठीक हूँ एंजल, आपको बहुत याद कर रही थी। लरैब मुंह फुलाए बोली। अमान ये मंजर देखकर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गया था। वो भी सफ़ीर के पास जाता उससे मिला। कैसे हो सफ़ीर? मैं ठीक हूँ। एंजल, चले वहाँ उस कुर्सी पर बैठते हैं। मुझे पिज़्ज़ा खाना है ना। लरैब सफ़ीर का बाजू पकड़ते पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। अमान और हिबा भी साथ बैठ गए थे। लरैब सफ़ीर का बाजू ज़ोर से पकड़े बैठी थी। वो एक हाथ से पिज़्ज़ा खा रही थी। एंजल, आप तो मुझे स्टोरी सुना रहे थे ना, फिर मैं सो गई थी। वो मासूम सा मुँह बनाकर बोली। सफ़ीर ने अमान को देखते अपना बाजू लरैब के हाथ से छुड़ाया। वो उसके पास ही बैठ गया। हिबा मायनी खेद नज़रों से सफ़ीर को देख रही थी। आंखों ही आंखों में भांडा फोड़ने की धमकी दे रही थी। पिज़्ज़ा खाने के साथ साथ लरैब कोई ना कोई ऐसी बात कह देती जिससे सफ़ीर और अमान मुस्कुराने पर मजबूर हो जाते। अमान तो लरैब के सफ़ीर के साथ अटैचमेंट देखकर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गया था। सफ़ीर ने हिबा को पिज़्ज़ा खिलाकर अमान से इजाज़त चाही। सफ़ीर को ज़्यादा देखकर लरैब फिर से उदास हो गई थी। बड़ी, क्या मेरे लिए एंजल को घर नहीं ला सकते मेरे पास? गुड़िया, तुम्हारी ऐना पे की शादी हो जाए, फिर मैं आपको आपके एंजल के पास ही छोड़ आऊँगा। यह आपकी बड़ी का वादा है। सच्ची बड़ी? वो खुशी से उछली। आराम से गुड़िया, चलो अब घर चलते हैं। फिर तुमने मेडिसिन भी तो खानी है और आराम भी करना है। हाँ बड़ी, लेकिन आपको अपना वादा याद रखना है, ओके? हाँ हाँ, याद है। वो दोनों बातें करते करते बाहर निकल गए। अमान चंदा को इस जिल्लत भरी दुनिया से बाहर लाना चाहता था। वो चाहता था उसे लज्जत भरी दुनिया से बाहर लाए, इस जिल्लत भरी दुनिया से बाहर लाए। दूसरी दुनिया भी देखे, उसे एहसास हो कि उस दुनिया से निकलकर वो कितना अच्छा महसूस करेगी। अमान चंदा को अपने साथ ले जाने हीरा मंडी पहुंच गया। कंगना ने अमान को देखकर इग्नोर कर दिया। उसे पता था कि मना भी करेंगे तो ये लड़का कौन सा मान जाएगा और वो चंदा से मिलकर ज़रूर जाएगा। इसलिए वो खामोश हो गई थी और अमान चंदा को लिए उसके कमरे में चला गया। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखे अमान ने दरवाज़ा खोला। चंदा के रोने की आवाज़ें उसके कानों में गूंजने लगी। अमान फ़ौरन चंदा के पास गया जो बेड पर बैठी रो रही थी। क्या हुआ चंदा? आप रो क्यों रही हैं? बताएं मुझे। अमान को न जाने चंदा के आंसू देखकर बेचैनी क्यों होने लगी थी। चंदा ने अमान को देखते जल्दी से अपने आंसू साफ किए। कुछ नहीं। कुछ तो है चंदा, क्या आप मुझे अपने दर्द में शरीक नहीं करेंगी? इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, आपका दर्द बांट सकूँ। चंदा ने अपनी भीगी नीली आंखें उठाकर अमान को देखा। अमान चंदा की आंखों में अपने आप को डूबता हुआ महसूस कर रहा था। आज चंदा का भी दिल कर रहा था वो अपनी माज़ी खोलकर उसके सामने रख दे, ताकि वो ये भी जान सके कि जिस लड़की के साथ वो प्यार मोहब्बत की बातें करता है वो पहले ही किसी के धोखे में आकर अपनी इज्जत लुटवा बैठी है। चंदा, आप मुझ पर यकीन कर सकती हैं, अमान उसके पास बेड पर बैठते हुए बोला। चंदा ने एक नज़र अमान को देखा और अपने कपकपाते लबों से बोलना शुरू किया था। चंदा का मासी, अरे ओ मूना, बेटा कहाँ है? थोरमपाल अपने एक छोटे से घर के अंदर आते हुए बोला। सहन में उसकी बीवी राधिका खाना खा रही थी। आ गई बापू। कमरे से 17 साल की लड़की भागते हुए निकली, जो कि बेहद खूबसूरत थी। छोटी सी कमीज़ और नीचे खुले घेरे वाली शलवार पहने बाहर निकली थी। गले में दुपट्टा ना होने के बराबर था। अरे मेरी बिटिया, रामपाल ने उसके सर पर प्यार दिया। बापू, तू क्या लेकर आया है मेरे लिए? मुन्ना ने खुश होते हुए रामपाल के हाथ में अपने लिए किताबें देखी
और राधिका इन बाप बेटी का प्यार देखकर मुस्कुरा रही थी। यही तो थी उनकी कुल कायनात। रामपाल और राधिका की शादी पसंद की थी। इन दोनों घरों में धूमधाम से शादी की गई थी। राधिका रामपाल के साथ इस छोटे से घर में आकर भी बहुत खुश थी। रामपाल के लिए राधिका बहुत ही अच्छी बीवी साबित हुई थी। 8 साल तक उनके घर में कोई औलाद नहीं हुई थी। कितनी ही मन्नतें उन्होंने मंदिरों में मांगी थी, कितने ही चढ़ावे चढ़ाए थे, पाठ पूजा की थी, तब जाकर उनके भगवान ने उनकी सुनी थी और उनके घर में एक लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम उन्होंने बड़े प्यार से मोनिका रखा था। सारी दुनिया का लाड प्यार दोनों अपनी बेटी पर निछावर करते, चाहे वो गरीब थे, लेकिन हर ख्वाहिश मोनिका की पूरी करते। बापू, तो मेरे कॉलेज के लिए किताबें लेकर आया है ना? मुन्ना रामपाल के हाथों से किताबें लेते हुए बोली। हाँ, मेरी बिटिया को शौक है ना पढ़ने का, तो ये कैसे हो सकता है कि रामपाल अपनी मुन्ना बिटिया की ख्वाहिश ना पूरी करे? बापू, बापू तो बहुत अच्छा है, मुन्ना रामपाल के गले लगती हुई बोली। अच्छा बस, तेरा बापू अच्छा है, अम्मा अच्छी नहीं है, राधिका मोनिका के प्यार से कान खींचते हुए बोली। अरे अम्मा, मुन्ना तो अपनी अम्मा पर अपनी जान भी वार दे, कभी ऐसा टाइम आया तो। हट पगली, ऐसी बातें नहीं करते। भगवान तुझे लंबी उम्र दे और तेरी अच्छी जगह शादी करे। अम्मा, मैं तो कहती हूँ मेरा बंदा ना मेरे बापू जैसा हो, जो मुझसे बेहद प्यार करे और मेरी हर ख्वाहिश पूरी करे। भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा। चल जा, अपने बापू को पानी ला कर दे, फिर खाना खाते हैं। मुन्ना किताबें लेती अंदर चली गई। मुन्ना के बापू, हमें तो डर लगता है अपनी बिटिया को बाहर भेजने से। देखते हैं ना कितनी प्यारी है हमारी बिटिया, अगर किसी की नज़र लग गई तो। अरे राधिका, तू क्यों परेशान होती है? भगवान सब ठीक करेगा। मेरी बिटिया को तो बहुत शौक है पढ़ने का, और अब हम लोगों के डर से अपनी बिटिया के ख्वाब तो नहीं तोड़ सकते ना। हाँ, कह तो तू ठीक रहा है। तो फिर कब जाएगा मोनिका को लेकर कॉलेज? कल जाएंगी मेरी बिटिया कॉलेज, मैं उसे डॉक्टर बनाऊंगा। हमारे गांव में डॉक्टर की कमी है ना। अगर यहाँ गांव में कोई लड़का होता तो अपनी अम्मा बच जाती, रामपाल ने दुखी लहजे में कहा। राम भगवान की जो मर्जी है, लेकिन तू फिक्र ना कर, देखना हमारी मोना बड़ी होकर हमारा नाम रोशन करेगी। हाँ, मैं भी उसी दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो दोनों खुश होते मुस्तकबिल के फ़ैसलों से अनजान थे। अगले दिन मोना अपने बापू के साथ कॉलेज चली गई। इतना बड़ा कॉलेज देखकर मोना की आंखें चमकी थी। बापू, मैं इतने बड़े कॉलेज में पढ़ूंगी। मोना खुशी से रामपाल के गले लग गई। हाँ मेरी प्यारी बिटिया, इतने बड़े कॉलेज में पढ़ोगी, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है। यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग भी होते हैं, उनसे बचकर रहना है। रामपाल ने अपनी बेहद खूबसूरत नीली आंखों वाली गुड़िया को देखते हुए कहा, जो इस वक्त कॉलेज के यूनिफॉर्म में बेहद प्यारी लग रही थी। बापू, तो फिक्र ना कर, देखना एक दिन मैं तेरा नाम रोशन करूंगी। मुना भी खुशी से अपने रामपाल बापू के सीने से लग गई। मुना फिर रोज़ कॉलेज जाने लगी, लेकिन कुछ दिनों से उसे इस रास्ते में एक लड़का नज़र आने लगा जो इसके कॉलेज जाते वक्त और छुट्टी के वक्त उसके कॉलेज के सामने खड़ा रहता, और जब मोना घर के लिए निकलती तो उसके पीछे चलता। एक दिन मोना को बहुत गुस्सा आया, अपने पीछे रास्ते में आते देख वो खड़ी हो गई। क्या बात है भैया, जो तू रोज़ मेरे पीछे आ जाता है? मोना ने अपनी नीली आंखें को और बड़ा करके इस लड़के को देखा। वो लड़का था भी बहुत खूबसूरत। वो लड़का उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। मेरा नाम अर्जुन ठाकर है। तो मैं क्या करूं बाबू? तो मैं क्या करूं बाबू? मैंने तेरे नाम का अचार डालना है, और आइंदा मेरे पीछे ना आना, वरना मैं बापू को बता दूंगी। मोना गुस्से से कहकर वहां से चली गई। अर्जुन दूर तक उसे देखता रहा। मोना तेज तेज कदम उठाती घर चली गई। बेटा, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है? राधिका ने मोना को गहरे गहरे सांस लेते देखा तो पूछने लगी। कुछ नहीं अम्मा, एक कुत्ता पीछे लग गया था, उसे ढककर भाग रही थी तो सांस चढ़ गई। अरे बेटा, ध्यान से आया कर, किसी दिन वो कुत्ता तुझे काट ना ले। नहीं अम्मा, मैंने उसे पत्थर मारा है, क्या पता अब रास्ते में ना आए। चल मेरी बिटिया, मुँह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए रोटी लाती हूँ। ठीक है अम्मा। मुन्ना भी हाथ धोने चली गई। अगले दिन फिर से अर्जुन मुन्ना के रास्ते में खड़ा था। मुन्ना ने इसे इग्नोर करना ही बेहतर समझा, लेकिन कच्ची उम्र की थी। वो रोज़ रोज़ उसके सामने आता, उससे बात करने की कोशिश करता, जिससे मोनिका का दिल पिघलने लगा। मोना, एक दफ़ा मेरी बात सुन ले, अगर तुमने अब मेरी बात ना सुनी तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। मोना उसकी धमकी सुनती खड़ी हुई थी। मोना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जब से तुमको देखा है मैं अपने होश गंवा बैठा हूँ। मोना ने अर्जुन को देखा जो इससे प्यार का इजहार कर रहा था। मोना, तुम न चाँद जैसी खूबसूरत हो, इसलिए मैं तुम्हें चंदा बोला करूँगा। अर्जुन उसे अपनी बातों के जाल में फंसा रहा था। वो मासूम उसकी बातों को सच मानने लगी थी। अपनी तारीफ सुनती वो शर्मा कर सर झुका गई और अर्जुन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। अब वो रोज़ उसके रास्ते में खड़ा होता,
मोना छुट्टी के बाद का सारा वक्त अर्जुन के साथ गुजारने लगी और घर में बताती कि पेपर्स होने वाले हैं, इसलिए लेट छुट्टी होती है। इस तरह उनको मिलते मिलाते अपने प्यार का खेल खेलते 1 साल हो गया था और मोना अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा करने की बजाय अर्जुन के साथ घूमने फिरने लगी थी। मोना गरीब थी और अर्जुन अमीर, और उसे रोज़ नए नए गिफ्ट दिलाता, खाना खिलाता, जिससे मोना की खुश होती और अर्जुन और वो पागल अर्जुन से मोहब्बत कर बैठी थी। रामपाल और राधिका अपने ख्वाब सजाए बैठे थे कि उनकी बेटी डॉक्टर बनेगी, उनका नाम रोशन करेगी। चंदा, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए पायल लाया हूँ। अर्जुन एक खूबसूरत पायल दिखाता हुआ उसे कहने लगा, अर्जुन, ये तो बहुत महंगी लग रही है। अरे मेरी जान, ये तुम्हारे हुस्न के आगे कुछ नहीं। अर्जुन की ये बात सुनते ही चंदा शर्मा कर उसे देखने लगी। एक दिन वो दोनों पार्क में बैठे, रामपाल वहां से गुजर रहा था। अपनी बेटी के साथ अर्जुन को बैठे देख रामपाल को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से से आगे बढ़ा और अर्जुन को मारने लगा। वो जानता था कि अर्जुन इंतहा का नकम्मा आवारा लड़का है। वो जगह जगह लड़कियों को छेड़ता है, जिससे रामपाल बखूबी वाकिफ था। मोनिका को अर्जुन के साथ देखकर रामपाल को गुस्सा आया था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ बैठने की? जबकि मोनिका तो अपने बापू को देखकर परेशान हुई थी। बापू, बापू छोड़ उसे, वो मर जाएगा। रामपाल ने गुस्से से मोना की तरफ देखा था। रामपाल अर्जुन को छोड़ता मोनिका का हाथ पकड़े घसीटता हुआ घर लाया और आते ही सहन में फेंक दिया। राधिका, जो सहन में बैठी सब्जी बना रही थी, रामपाल को गुस्से में देखकर डर गई। क्या हुआ रामपाल? राधिका, पूछ इससे, वो उससे निकम्मे लड़के, घटिया लड़के के साथ क्या कर रही थी? उसके साथ पार्क में बैठी बातें कर रही थी। राधिका ने भी अजीब नज़रों से मोनिका की तरफ देखा। वो किस लड़की की बात कर रहा है? नहीं अम्मा, वो लफंगा नहीं है। वो कहता है कि वो मुझसे प्यार करता है। रामपाल ने गुस्से में आकर आगे बढ़कर आज पहली दफ़ा अपनी बिटिया पर हाथ उठाया था। एक ज़ोरदार थप्पड़ मोना के चेहरे पर पड़ा था। वो लफंगा ही है, तुझे नहीं पता। हम जानते हैं वो कितना बेगैरत है। बाहर किस किस से मुंह मारता है। तुझे मैंने कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा था मोना, और तूने हमारा यकीन तोड़ा है। मोना की इस हरकत से रामपाल की आंखों में आंसू निकल गए थे। मोना, तो अपने बापू की आंखों में आंसू देख। जल्दी से उसके पास गई। माफ़ कर दे बापू, तू ना रो। तेरी मोना ने तेरा यकीन तोड़ा है, माफ़ कर दे। मार दे मुझे, मार दे, लेकिन तू ना रो। बापू, मैं आइंदा इससे नहीं मिलूंगी, मुझे माफ़ कर दे। राधिका भी रो रही थी, लेकिन रामपाल बगैर कुछ कहे अंदर चला गया। मोना, तूने अच्छा नहीं किया। इतनी मुश्किलों से तेरा दाखिला करवाया था और तूने हमारा यकीन तोड़ा है। अम्मा, माफ़ कर देना, मैं वादा करती हूँ आइंदा उससे नहीं मिलूंगी। मेरा ख्वाब तो ना तोड़, मुझे डॉक्टर बनना है। ये फैसला तेरा बापू करेगा। अब राधिका भी उसे छोड़कर कमरे में चली गई। रामपाल ने 2 दिन से मोना से कोई बात नहीं की थी और ना ही मोना कॉलेज चल गई थी। उसे दुख हुआ था। वो इतने शौक से अपनी बिटिया को डॉक्टर बनाना चाहता था, और वो क्या करती फिर रही थी। मोना ने बड़ी दफ़ा कोशिश की रामपाल से माफ़ी मांगने की, लेकिन रामपाल ने उससे ना ही बात की और ना ही उसके सामने आया। मोना, खाना खा लो। मोना ने कितने ही दिन से खाना नहीं खाया था। राधिका अपनी बेटी की भूख का ख्याल करते हुए उसे खाना खिलाने लगी। नहीं अम्मा, जब तक बापू राज़ी नहीं होता मैं खाना नहीं खाऊंगी। तेरा बापू अभी थोड़ा गुस्से में है, ठीक हो जाएगा। लेकिन अम्मा, अभी वो कुछ कहती कि रामपाल कमरे में आया। बापू, मोना उठकर रामपाल के पैरों में पड़ गई। बापू, माफ़ कर देना अपनी गुड़िया को। रामपाल भी कहाँ अब मज़ीद अपनी बिटिया से दूर रह सकता था। रामपाल ने मोना को अपने पैरों से उठाकर गले लगा लिया। रामपाल के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से मोना रोने लगी। बापू, मैं वादा करती हूँ अब मैं तेरे यकीन नहीं तोड़ूंगी। रामपाल ने प्यार से उसे गले लगाया और राधिका फिर से दोनों को प्यार करता देखकर मुस्कुरा गई। मोना फिर से कॉलेज जाने लगी और अर्जुन फिर से उसके रास्ते में आया था, लेकिन मोना उसे इग्नोर करके आगे चलने लगी। क्या हुआ चंदा, ऐसे क्यों कर रही हो मेरे साथ? अर्जुन ने मोनिका का बाजू पकड़कर उसे अपने रूबरू किया। छोड़ मुझे अर्जुन, मैं अब तुम्हारे साथ और प्यार के वादे नहीं कर सकती। मैं अपने बापू का ख्वाब पूरा करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, और मैं अपने बापू का यकीन नहीं तोड़ सकती। चंदा, मेरे साथ जो प्यार के वादे किए उसका क्या? वो मेरे को माफ़ कर दो अर्जुन, अब मेरे रास्ते में ना आना। देख लो चंदा, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोना बेरुखी से कहती चले गई। देख लूँगा साली तेरे को, बड़ी हवाओं में उड़ी हो ना, जल्दी तेरा बंदोबस्त करता हूँ। अगले कई रोज़ मोना कॉलेज जाती रही, लेकिन अर्जुन उसके रास्ते में नहीं आया था। पहले तो मोना खुश थी कि चलो जान छूट गई, लेकिन फिर मोना को उसकी धमकी याद आने लगी। मोना परेशान हो गई थी कि कहीं उसने सच में खुदकुशी तो नहीं कर ली। इस कच्ची उम्र का प्यार फिर से हमटाने लगा। वो फिर से उसे याद करने लगी थी। एक हफ्ते बाद अर्जुन दोबारा उसे नजर आया। अर्जुन के हाथ पर पट्टी बंधी थी और उसे देखकर मोना अर्जुन परेशान हो गई। अर्जुन, ये क्या हुआ तुमको? अर्जुन का हाथ पकड़कर कहने लगी, छोड़ो मुझे चंदा, कुछ नहीं हुआ।
चंदा, अर्जुन ने खुदकुशी करने की कोशिश की और 6 दिन हॉस्पिटल में रहकर आया है, अर्जुन के दोस्त ने मोनिका को बताया। चंदा ने राजू की बात सुनकर अपने मुंह पर हाथ रखा और उसकी नीली आंखों से आंसू मोती की तरह टूटने लगे। अर्जुन ने अपने दोस्त राजू को आंख मारकर शाबाशी दी। अर्जुन, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम मुझसे दूर हो गई थी। मोना इस बात से शर्मिंदा हो गई थी और फिर से अपने बाप से किया हुआ वादा भूलने लगी थी और अर्जुन के प्यार में अपने दिल के हाथों मजबूर होकर दोबारा से अर्जुन से मिलने गई थी। चंदा, तेरा बापू हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेगा, तो चल मेरे साथ हम कहीं दूर चले जाते हैं। नहीं अर्जुन, मैं कैसे? वो परेशान होते हुए बोली। क्यों नहीं? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? अर्जुन मासूमियत से बोला। करती हूँ, लेकिन अम्मा बाबू की इज्जत, उनका ख्वाब। तो ठीक है, फिर हम दोनों अलग हो जाते हैं। वो ये कहते उठने लगा। मैं मर जाऊँगा और उसकी जिम्मेदार तुम होगी चंदा। नहीं अर्जुन, तुम अब ऐसे ना करना, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अर्जुन के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई थी। ठीक है, फिर हम भाग जाते हैं। तुम मुझे बता देना अगर मेरे साथ शादी करना चाहती हो। अर्जुन आंखों में आंसू लिए मोनिका को बोला और पर मोनिका परेशान होती घर चली गई। घर जाकर भी वो परेशान रही। ठीक से खाना नहीं खाया था। एक तरफ उसकी अम्मा, उसका बापू जो उसे बेहद प्यार करते थे, और दूसरी तरफ उसकी कच्ची उम्र की मोहब्बत और फिर अमीर होने का ख्वाब जो पूरे होने जा रहा था। अगर मैं अर्जुन से शादी कर लूँ, बाद में बापू मान जाएगा। वो मेरे से प्यार भी तो करता है ना। वो ये सोचती अर्जुन से शादी करने का फैसला कर चुकी थी। अगले दिन वो अपनी अम्मा और बापू से मिलने लगी, ऐसे जैसे आखिरी दफ़ा मिल रही हो। मेरी बिटिया, आज क्यों रो रही है? बाल ने प्यार से उसके बाल संवारते हुए कहा। तू मेरे से कितना प्यार है मेरी जान, तेरा बापू तेरी से बहुत प्यार कर। रामपाल ने उसके माता मोना को अपना फैसला लम्हे को गलत लगा, अर्जुन का सोचकर वो ठंडी सांस और राधिका और राम से आखिरी दफ़ा मिलती घर की दहलीज पार कर गई थी। फिर वो सीधा अर्जुन के पास गई थी। अर्जुन, ब्याह करने के बाद तो मेरे घर छोड़ आना। बाबू मान तो जाएगा ना? मोना परेशानी से अर्जुन से कहने लगी। हाँ चंदा, मान जाएगा, हम शादी कर जाएंगे ना। वो तेरे बाप की पास और कोई चारा नहीं होगा। चल आ जा, गाड़ी में बैठ जा। और मोना अर्जुन की बात सुनकर गाड़ी में बैठ गई। अगर उसे पता होता कि आज उसके साथ क्या होने वाला है, वो कभी भी कदम ना उठाती है। अर्जुन, ये मंदिर का रास्ता तो नहीं है? मोनिका परेशानी से बोली, क्योंकि अर्जुन से मंदिर मंदिर नहीं कहीं और लेकर जा रहा था। लेकिन अर्जुन उसके सवाल पर कुछ ना बोला और गाड़ी चलाता मोना भी खामोश हो गई थी। चंदा, पहले हम घर जाएंगे, फिर वहाँ से मंदिर जाएंगे। मोना को थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन चुप करके बैठ गई। वो उसे लेकर घर के अंदर चला गया। घर पूरा खाली था। तुम यहाँ बैठो, मैं भी तेरे लिए जूस लेकर आता हूँ, अर्जुन मोना को बोला। मोना को घबराहट होने लगी, एक उसका दिल वो यहाँ से भाग जाए। फिर अर्जुन को सोचती बैठ गई। थोड़ी देर बाद अर्जुन आया तो उसके हाथ में जूस का गिलास था। ये लो, तुम ये जूस पी लो। फिर कुछ दोस्त आए गए। फिर मंदिर चलते हैं ब्याह करने। मोना ने गिलास पकड़कर जूस पीना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उसकी आंखों के इर्द गिर्द धुंध छाने लगी। वो बार बार अपनी आंखें ज़बरदस्ती खोलते अर्जुन को देखने लगी, जो इसकी हालत देखता मुस्कुरा रहा था। अर्जुन, मेरा सिर चकरा रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे घर छोड़ा। ऐसे तुझे कैसे छोड़ दूँ साली हरामजादी, अभी तो मज़ा आएगा। वो शैतानी मुस्कुराहट लिए कहता मोनिका को धचका दे गया था। क्या मतलब अर्जुन? वो उसे चकराते सर को थाम कर उठने की कोशिश करते हुए उससे पूछने लगी। मतलब अभी समझाता हूँ। वो अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए चंदा की तरफ बढ़ने लगा। नहीं अर्जुन प्लीज़, तुमने तो कहा था कि हम ब्याह करेंगे बस। ए, कौन कम वक्त तेरे से शादी करना चाहता है? मैं तो तेरी हुस्न पर मिटा था। उस दिन तेरे बाप ने मेरे को मारा, उसका बदला भी तो लेना था ना। इस पर झुकते उसने कानों में सूर फूंक रहा था। चंदा अपने नाजुक हाथों से उसे धकेलने लगी। पीछे हो अर्जुन, भगवान मेरी इज्जत की लाज रख ले। और वो अब अपने भगवान से अपनी इज्जत मांगने लगी थी, लेकिन उस वक्त वो अपने माँ बाप का ख्वाब यकीनन तोड़ कर आई थी। उसका भगवान उसका यकीन कैसे कायम रखता? अर्जुन उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा चुका था। वो चीखती चिल्ला रही थी, लेकिन अर्जुन को रहम नहीं आया। वो दर्द सहकर बेहोश हो चुकी थी कि उसके जिस्म पर हर जगह हैवानियत के निशानात थे। फिर जब वो होश में आया तो खुद को एक कमरे में पाया। चंदा के जिस्म से दर्द की टीसें उठने लगी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन दर्द के मारे उसे उठा नहीं गया। बापू, बापू, मोना चिल्ला कर रोने लगी। लेकिन मुझे माफ़ कर दे, उसकी एक गलती ने उसको कहाँ लाकर खड़ा कर दिया था। वो चाह रही थी कि एक औरत अभी वो चीख रही थी कि एक औरत अंदर आई, जिसने साड़ी पहनी हुई थी। पेट उसका नज़र आ रहा था। उसका हुलिया देखते चंदा को कुछ कुछ समझ आने लगा था। उसके सर पर धमाका होने लगा था कि कहीं वो कोठे पर। नहीं नहीं, कौन है आप? वो अपने दर्द को इग्नोर करते हुए बोली। लड़की, तुम्हें बहुत प्यार से लाया है अर्जुन, ये हमारी इस कोठे की शान होगी। जबकि कोठे वाले की बात सुनती मोनिका का दिल धक से बैठ गया। मतलब वो ऐसी जगह पहुंच गई है जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था।
नहीं नहीं, मुझे यहाँ से जाने दो। अर्जुन के आगे हाथ जोड़ने लगी वो। हट बे छोकरी, तेरी 2 लाख की कीमत दी है मैंने। अर्जुन की तो अब यहाँ से कभी निकल सक अर्जुन अर्जुन को तो अब तो यहाँ से कभी निकल ही नहीं सकती। कंगना उसके सर पर बम गिराते हुए बताने लगी। मोना ने गड़गड़ा कर कितनी ही दफ़ा मिन्नतें की, लेकिन कंगना ने उसे कहीं नहीं जाने दिया। मोना ने कई दफ़ा भागने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से मोना को कितनी दफ़ा मार भी पड़ी थी, जिसके उसके जिस्म पर जगह जगह मार के निशानात भी थे। कंगना उसे ज़बरदस्ती डांस सिखाती, जब वो डांस ना करती तो कंगना उसे मारती थी। कई दिन उसके जिस्म से मार पीट के निशानात नहीं जाते थे, फिर वो अपने नसीब को लिखा समझकर चुप हो जाती थी। ये सब तो उसने खुद ही अपने साथ किया था, अब फरियाद कैसी? अब वो किस मुंह से अपने घर जाती? उसके माँ बापों ने कितना ढूंढा होगा उसे, लेकिन वो तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मोना ने अपना नाम चंदा बताया। कोठे पर मोना ने अपना नाम चंदा बताया। वो चाहती थी कि वो इस नाम की अजियत के साथ ये ज़िंदगी गुजारे, अपने किए की सजा भुगते। चंदा अमान का अपना माजी सुनाती सुनाती हिचकियों समेत रोने लगी थी। अमान की आंखों में गुस्से के बायस सुर्खी बढ़ गई थी। अमान का दिल कह रहा था कि अर्जुन का बदन नोच डाले, लेकिन चंदा पर भी उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जिसके लिए मैंने ज़माना छोड़ा, मुझे उसने छोड़ा पैसों की खातिर। मामा, मामा कहाँ हैं? आप जावी भागता हुआ आयशा के कमरे में आया, जो हाशिम खान के कपड़े समेट सेट करके अलमारी में रख रही थी। जावी को भागते आता देखकर जल्दी से कपड़े रखकर अपनी बाहें फैलाई। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, यहाँ हूँ मैं। जावी अपनी माँ की आगोश में छुपा था। 18 साल का जावी अपनी माँ की गोद में आता पुरसकून हुआ था। उसके हाथ में एक ट्रॉफी थी। मामा ये देखे, मुझे आज फिर से ट्रॉफी मिली है। मैं पूरी क्लास में फर्स्ट आया हूँ। आयशा अपने खूबसूरत बेटे का चमकता चेहरा देख माशाल्लाह कहा। उसके माथे पर बोसा दिया। मेरा बेटा माशाल्लाह से बहुत लायक है। देखना, मेरा बेटा बड़े होकर हम दोनों का नाम रोशन करेगा। इतने में हाशिम खान भी शावर लेकर बाहर आ चुके थे। पापा, जा यार आयशा की बाहों से उतरकर हाशिम की आगोश में जा छुपा। जाओ यार बहुत ही हसास और मासूम बच्चा था तो वो 18 साल का, लेकिन उसकी मासूमियत देखकर कोई नहीं कहता था कि वो 10 साल का मासूम सा बच्चा लगता है। बेहद मासूम था। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा, वो लायक बहुत था। चीज़ों को बहुत जल्दी अपने दिमाग में बिठा लेता था, लेकिन वो लोगों से दूर ही रहता था। ज़्यादा लोगों में उठना बैठता नहीं था वो, बस अपने माँ बाप के साथ ही अटैच रहता। मेरा शेर बेटा, पापा देखें, मैं इस दफ़ा फिर से फर्स्ट आया हूँ। ज़ाहिर 18 साल का होने के बावजूद बेहद मासूम था। उसकी सब्ज़ आंखों में इतनी मासूमियत थी कि हर कोई उसकी तरफ खींचा चला जाता। वो था ही इतना खूबसूरत। देखिएगा हाशिम, हमारा बेटा आपकी तरह आर्मी में जाएगा, आप ही की तरह अपने पाकिस्तान की हिफाजत करेगा। मेरा बच्चा, बनोगे ना अपने पापा जैसे? आयशा मोहब्बत भरी नज़रों से जावी को देखते हुए बोली। जी मामा, मैं अपने पापा जैसा बनूंगा। दोनों ने ही चटाचट जावियार के भूले भूले सफ़ेद गाल चूमने लगे, जिससे जावियार शर्माता अपने माँ बाप के सीने में मुंह दिए कमरे में हाशिम और आयशा की आवाज़ का कहकहा गूंजने लगा। अब नमाज़ी सोचते ज़ावियार की आंखें सुर्ख हो रही थी। आज उसे अपने माँ बाप की बेहद याद आ रही थी। उसका दिल कर रहा था कि अभी जाकर नवाज़ का सर उसके दर्द से अलग कर दे। ज़ाविया ने अपना मोबाइल उठाया और नवाज़ को कॉल करने लगा। एक बेल दूसरी बेल जा रही थी, लेकिन नवाज़ ने कॉल नहीं उठाई। तीसरी बेल पर नवाज़ ने कॉल उठाई। हेलो, आगे से नवाज़ की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनते ही ज़ाविया ने ज़ब्त से आंखें नीची थी। कौन है? बोलो भी। बोलना नहीं बोलना तो मैंने कॉल बंद कर दूंगा। नवाज़ गुस्से से दहाड़ा था। वो पहले ही किंग की धमकी को लेकर परेशान था, ऊपर से अननोन नंबर से कॉल। उसे गुस्सा आने लगा। सब्र रखिए सुसर जी, इतनी भी क्या जल्दी है कॉल बंद करने की? किसी अनजान की आवाज़ सुनते नवाज़ कॉल बंद करते करते रुक गया। कौन सुसर जी? नवाज़ ने हैरत से पूछा। आपकी बेटी का आशिक, आपकी बेटी का शौहर, आपकी बेटी के पोर पोर पर हक रखने वाला। बेटी आपकी मेरी कैद में है। कौन हो तुम, और मेरी बेटी को क्यों किडनैप किया है? मॉन्स्टर की बात सुनते नवाज़ के पारा हाई हुआ और वो दहाड़ा। आराम से सुसर जी, आवाज़ नीचे। मॉन्स्टर सर्द लहजे में बोला। अगर मैंने अपना नाम बता दिया तो कहीं आप वहाँ बैठे बैठे ही ना मर जाइए। ओह छी, नहीं नहीं, आप तो अपने हाथों से मैं तो आपको अपने हाथों से मारूंगा। जाओ यार, गुस्से से फनकारा। कौन हो तुम? नवाज़ ने अपना हल्क तर्क करते पूछा। जाओयार की धार इतनी तेज थी कि नवाज़ को लगा उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। जाओयार हाशिम खान, जाओयार गंभीर लहजे में बोलता। दूसरी तरफ नवाज़ की एक पल को रूह फना कर गया था वो। जाओयार, क्यों सुसर जी, यकीन नहीं आ रहा। मेरी बेटी को क्यों कैद किया है? नवाज़ थूक निकलते हुए बोला। ना 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 सुसर जी, अब वो आपकी बेटी नहीं मेरी बीवी है, और भूल जाएं वो कभी आप लोगों के पास भी आएगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जाओ यार। नवाज़ भी गिर था। कितना जलील हुआ था नवाज़ किंग के हाथों। माला के गायब होने के बावजूद उसे अब भी जाओ यार पर बेहद गुस्सा था। उसे पछतावा हो रहा था कि उसने पहले जाओ यार को क्यों नहीं मारा था, उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया था।
जान तो मैं अब आपकी लूँगा। नवाज़ चाचा और सुसज्जी दरवाजे पर खड़ी माला सारी बातें सुनती जल्दी से आगे बढ़ी। पापा पापा, वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी कि दूसरी बार नवाज़ ने उसकी आवाज़ सुन ली। बेटा, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें बहुत जल्द अपने पास ले आऊँगा। नवाज़ माला की आवाज़ सुनते ही आवाज़ें देने लगा। माला बेटा, माला बेटा। ज़ाओ ने आतिफ़िशा नज़रों से माला की तरफ देखा और कॉल बंद कर दी। माला तो ज़ाओ के ख़तरनाक तेवर देखती डर के मारे पीछे कदम लेने लगी और कमरे से भागने की तैयारी करने लगी। इससे पहले कि वो कमरे से जाती, ज़ाओ ने उसे पकड़कर बेड पर गिराया। अपनी सब्ज़ आँखों से उसे गुस्से से देखने लगा। माला ने अपना हल्क तर्क किया। भालू, तुमने क्या समझा? तुम अपने बाप को यहाँ बुलाओगी तो तुम्हें लेने आएगा वो? मैं तुम्हें जाने दूंगा। जावी धाड़ा उठा। माला को ज़ाओ की गरम गरम सांसें अपने चेहरे पर बखूबी महसूस हो रही थी। इतनी जल्दी अपने बाप के पास जाना चाहती हो? अभी तो मुझ पर माजी में लगाया गया तुम्हें इल्ज़ाम सच करके दिखाना है। जावी प्लीज़ नो। उससे अपने ऊपर झुकता देखकर वो हवास बाख्ता हुई उसके शर्ट को मुट्ठियों में मजबूती से जकड़ते डरते कपकपाते लहजे में बोली। ज़ाओ को शिद्दत से माला की इल्तिजाओं को ख़ातर में ना लाते हुए उसके लबों पर झुक गया और माला के बलाई लबों को शिद्दत से चूमता माला की रूह फना कर गया था। वो उसके लबों पर झुकता भूल गया था कि अगले बंदे को भी सांस लेने की ज़रूरत है। जब ज़ाओ को लगा कि माला को सांस की ज़रूरत पड़ते देख वो पीछे हटा। ज़ाओ ने मदहोशी के आलम में माला को देखा, जिसके लब उसकी शिद्दत से सुर्ख होकर खून झलकने को बेताब थे। माला अपनी नम आंखों से ज़ाओ को देखने लगी। ज़ावी फिर से मदहोश होता बगैर माला की परवाह किए उसके होंठों को दोबारा गिरफ्त में लेता अपनी सांसें उसमें मुंतकिल करने लगा। हाथ उसकी कमर और बालों को सहला रहे थे। माला ज़ावी के बेरहम लम्स पर बेजान होने लगी थी। सांस रुकने पर माला ने ज़ावी के सीने पर मुक्के मारे, जिससे वो होश में आया था। उसे देखने लगा जो तेजी तेजी से सांस लेती अपनी सांस ठीक कर रही थी। ज़ावी फिर से झुकता शिद्दत से माला की गर्दन पर झुकता अपने दांत गाड़ने लगा। माला की रीढ़ की हड्डी में सरसराहट हुई थी। आंसू आंखों से निकलकर तकिए में जज़ब हो रहे थे। अगर माला ज़रा सी भी और मुज़ाहमत करती, ज़ावी अपनी शिद्दतों को बढ़ाकर उसे बुखला कर रख देता। ज़ावी उसकी गर्दन और कंधों पर बोसा देने की बजाय दांत गाड़ रहा था। माला की सिसकियों की खातर में ना लाते हुए ज़ाओ ने कमीज़ के ऊपर से ही शिद्दत से माला के सीने पर लब रखे थे। माला सिसक पड़ी। उसकी बर्दाश्त अब यहीं तक थी और कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी इतनी बेरहम गुर्बत। ज़ावी ने कानों में माला के कहे गए अल्फाज गूंजे। पापा ज़ावी ज़ानी है, पापा ज़ावी ज़ानी है, दूर रहो ज़ावी। ज़ावी की शेव की चुभन को अपनी गर्दन पर महसूस करते माला ने ज़ावी को धक्का देकर पीछे किया, जिसने उसका सांड जैसा वजूद ठस से मस भी ना हुआ था। माला की मज़ाहमत देखते ज़ावी अपने जज्बे पर मुश्किल से ज़ब्त करते उसे देखने लगा, जो हल्का हल्का कांप रही थी। मैं तुम्हारे बाप की तरह नहीं हूँ ज़ानी। ज़ानी ने अपनी सुर्ख आंखें माला के चेहरे पर गाड़ते ज़ावी ने अपनी सुर्ख आंखें माला के चेहरे पर गाड़ते हुए बोला, तुम्हें तुम्हारी इजाज़त के बगैर तुम्हें छूना नहीं चाहता, वरना कोई मुझे तुम्हारे करीब आने से रोक नहीं सकता। वो उसे सीधा करते उसकी कमर पर हाथ रखते अपने करीब करते सीने से लगा गया। वो कैसे अपनी मोहब्बत को तकलीफ दे सकता था? वो तो उसका सुकून थी, उसकी हर दर्द की दवा। सो जाओ माला, वरना मेरे लिए खुद को रोकना मुश्किल हो जाएगा। जबकि माला तो आज जावी की हरकत की वजह से उसके सीने में मुंह दिए लेट गई थी। कहीं पर ना जाओ यार को रोमांस कहीं पर जाओ यार को रोमांस मूड ऑन ना हो जाए। अमान चंदा को दोबारा कोठे पर छोड़े वापस आ चुका था। अमान ने कंगना को माला की बेहोश होने की वजह बताई थी कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वो भी होश में नहीं थी। कंगना चंदा से पूछने का सोचकर चुप कर गई। मेरी अमानत का ख्याल रखना कंगना, बहुत जल्द लेने आऊँगा मैं अपनी नूर को। अमान मोहब्बत भरी नज़रें चंदा पर डालते लम्बे लम्बे डग भरता घर के लिए निकला था। घर आकर अमान चंदा के बारे में सोचता रहा कि वो ऐसा क्या करे कि चंदा सारे ज़माने को भूलकर उसका हाथ थाम ले। मॉन्स्टर अमान लहरैब को ऐन की शादी पर जाना था। कल सुबह ही निकलना था। खिड़की से आती हल्की सी रोशनी से माला की आँख खुली। खुद को जावी के हजार में पाया था। रात का सोते ही वो जाओ यार को यकटक देखने लगी। क्या जावी वाकई उसके बाप को मार देगा? लेकिन पापा भी तो गलत फहमी का शिकार थे। पापा ने जानबूझकर तो वो सब नहीं किया था। माला जाओ यार को देखकर सोते हुए बोली, नहीं जावी, तुम्हें मैं अपने पापा को नहीं मारने दूंगी। जाओ यार जो कब से उठा था, माला की नज़रें खुद पर महसूस कर रहा था। उसके दिमाग की सोचों को परखने में उसे लम्हा नहीं लगा था। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा भालू, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, मेरा सुकून, मेरा जुनून। जावी माला की नज़रें खुद पर महसूस करते हुए सोचने लगा, क्या देख रही हो बालो? वो जो जावी को देख रही थी उसकी आवाज़ से उछलकर पीछे होने लगी, लेकिन जावी का हसार इतना तंग था कि वो कहीं नहीं निकल पाई। जब तक जाओ यार खुद रिहाई नहीं देता। कुछ नहीं, वो शर्मिंदा हुई इधर उधर देखने लगी। तुम्हारा ही हूँ मैं, देख लो, लेकिन ख्याल रखना, प्यार की नज़रों से कम ही देखना। कहीं रात का
किया हुआ काम मुझे अभी सर अंजाम रुका रुका हुआ काम मुझे अभी सर अंजाम न देना पड़ जाए। जावी शरारती लहजे में बोला। रात का गुस्सा इस टाइम कहीं भी ज़ावियार के लहजे में मौजूद नहीं था। ऐसा ही था वो अपने भालू से इश्क करने वाला। तो क्या जावी तुमने माफ़ कर दिया मुझे? तुमने मुझे मनाया ही नहीं। वो आंखों में शरारती से कहने लगा। वो आज एन की मेहंदी है ना, हमें जाना है। वो कंफ्यूज होती बात को शादी पर ले आई। हाँ, और मैंने सारी शॉपिंग भी कर ली, अलमारी में पड़ा है सब कुछ। माला ने हैरत से जावी को देखा, जिसने सारी शॉपिंग भी कर डाली थी। तुम पर सिर्फ मेरा हक है तो मेरी ही पसंद का सब पहनोगी। वो उसकी नाक पर होंठ रखता हुआ बोला। हाँ हाँ, पीछे हटो, मुझे वॉशरूम जाना है। माला उसके हसार में हिचकिचाती हुई बोली। जावी ने उसे अपने हसार से रिहाई दी तो माला भागती हुई वॉशरूम में बंद हुई। यार उसकी स्पीड देखता मुस्कुराया। तुम्हें तो अपने इश्क की वजह से माफ़ कर दिया, लेकिन तुम्हारे बाप की मौत मेरे हाथों में लिखी है। वो पुरअसरारियत से मुस्कुराता वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखने लगा। अब सब ने ऐन के घर जाना था। ऐन के घर में भी तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही थी। ऐन तो अपने आन से शर्माती घबराती इधर उधर भाग रही थी। इससे दूर और कयान ऐन को शर्माता देखकर हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी ऐन शर्माती भी है। नायला तो अपने बच्चों को देखते पूरा घर फूलों से सज रहा। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। मेहंदी का फंक्शन बाहर लॉन में ही करना था। पूरा लॉन सजा हुआ था। ऐसा सब मेहमान आना शुरू हो गए। ऐन को तो अब बस साओ यार लोगों का इंतजार था। ऐन ने अमान का सफ़ीर ने अमान के कहने पर सफ़ीर को भी शादी में इनवाइट किया था, लेकिन वो ज़रूरी काम का कहकर मुआवज़त कर चुका था। बारात पर आने का वादा कर गया था। इसकी मजबूरी समझती ऐन भी खामोश हो गई थी। जाओ यार, माला, अमान, लारैब भी ऐन के घर पहुंच चुके थे। ऐन ने नायला से सबका तारुफ करवाया था। नायला को तो सब बहुत अच्छे लगे थे। लारैब के साथ बातें करके नायला को बहुत अच्छा लग रहा था। लारैब बच्चों वाली हरकतें करके सबको हंसाने पर मजबूर कर रही थी। माला तो ऐन का नाम लेकर छेड़ रही थी, जिससे हमारी मासूम ऐन शर्मा रही थी और बार बार माला को आंखें दिखाकर करवाने की कोशिश कर रही थी। पूरी शाह हवेली में रौनकें बिखरी हुई थी। खूबसूरती से की गई सजावट से ये शाह हाउस बहुत ही खूबसूरत लग रहा, दुल्हन की तरह सजाया गया था। लाइटों और फूलों से की गई सजावट ने माहौल को अलग ही रूप दिया हुआ था। बाहर लॉन में खूबसूरत स्टेज को भी फूलों से सजाया गया था। दुल्हन का मेहंदी के लिए अलग से बनाया गया स्टेज, जिसे स्पेशली डेकोरेट किया गया था। जाओ यार माला के लिए अलग कमरा लाया था। कमरे में था। लारैब ऐन के साथ कमरे में थी और अमान बेचारा अकेला कायान काज़मी के साथ था। थोड़ी ही देर में ब्यूटिशियन ऐन को तैयार करने के लिए आ चुकी थी। माला लारैब को तैयार कर रही थी। खुद को बाद में तैयार करने का सोचकर लारैब को तैयार कर रही थी। अरे माला बेटा, जाओ तुम भी तैयार हो जाओ। जाओ यार को तुम्हारी ज़रूरत होगी ना। नायला ने माला को सादगी में देखा तो उससे कहने लगी। जी आंटी, बस लारैब को तैयार कर लूँ। नहीं, तूने तो उसने मुंह बनाकर बैठ जाना है। लारैब तो आज खामोशी से माला के आगे बैठ गई थी। खुशी खुशी तैयार हुई थी। नायला ऐन को तैयार होता देखकर उसके माथे पर बोसा देती चली गई। जावी, तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? माला कमरे में आई तो जावी को मोबाइल के साथ बिजी देखकर उससे पूछा। नहीं डार्लिंग, तुम कमरे में आकर मुझे तैयार कर दो ना, तो तैयार हो जाऊंगा। जावी, तुम बच्चे तो नहीं हो कि मैं तुम्हें तैयार करूं। अलमारी से उसकी हैंकी हैंकी हुई वाइट शलवार कमीज निकालकर उसे देती बोली, जिसे पकड़ता खामोशी से वो वॉशरूम चला गया। अब माला को इसके बाहर निकलने का इंतजार था। उसने भी चेंज करना था। आज जो कुछ उसने जावी के लिए करने का सोचा था, सोच सोच कर उसे घबराहट हो रही थी, लेकिन उसे किसी भी तरीके से जावी को मनाना था। साओ यार कमाजी। वो तीनों ही एक दूसरे के साथ खुश थे। जबकि बाहर से गुजरते नवाज खान ने एक नफरत भरे हंकार पड़ते उसके कहकों को सुना। वो उनके कहके सुनते हुए अपने कमरे में चला गया, जहाँ के उसकी बीवी कुलसूम बिस्तर पर पड़ी थी और साथ में उसके पास 13 साला माला बैठी थी। नवाज ने एक नफरत भरी नज़र कुलसूम पर डाली, जो कि आंखों में आंसू लिए अपनी मजाजी खुदा को देख रही थी। इस मंदे को, जिसने कभी उससे प्यार से बात ही नहीं की थी, वो प्यार से बात करता भी क्यों? वो तो उसकी अनचाही बीवी थी। शुरू से ही कभी नवाज उसके साथ इज्जत से बात नहीं करता था। शुरू शुरू में तो नवाज अपने माँ बाप की वजह से अच्छा सलूक कर लेता, लेकिन माँ बाप के जाने के बाद नवाज ने कभी कुलसूम को देखा तक ही नहीं था। हाशिम को सब नज़र आता था। वो अपने छोटे भाई को समझाने की बहुत कोशिश करता, लेकिन वो अपना और अपनी बीवी का मामला कहकर हाशिम को चुप करवा देता। हाशिम को शुरू से ही आर्मी में जाने का शौक था और उसके माँ बाप ने भी हाशिम को कभी नहीं रोका था। नवाज तो बिगड़े दोस्तों में बैठ कर उनकी सोबत की वजह से ख़राब हो गया था। हाशिम ने अपने छोटे भाई को ज़िंदगी का तार चढ़ाव समझाने की कोशिश की, लेकिन नवाज एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। उसे नशा शराब की लत लग गई थी। उसने अपने दोस्तों के साथ कोठे पर भी जाना शुरू कर दिया था। फिर मेहराब खान ने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी थी। हाशिम खान को तो अपनी बीवी आयशा खान से बेहद मोहब्बत थी, लेकिन नवाज को कुलसूम कुछ खास पसंद नहीं थी। वो रोज़ रोज़ कोठे का हुस्न देख देख कर कुलसूम के हुस्न को कम मानने लगा था। मेहराब खान उसकी आवारागर्दी की वजह से उसे कम ही मुखातिब होता था। मेहराब को हाशिम से कुछ ज़्यादा मोहब्बत थी।
वो ये नवाज़ को देख देख कर दिल में अपने बाप और भाई के लिए नफरत पैदा करता रहा। महराब खान भी उसकी आवारागर्दी की वजह से अपनी आधी से ज़्यादा जायदाद हाशिम के नाम कर दी थी, लेकिन ये बात अभी नवाज़ नहीं जानता था। माला ने अपने बाप को देखा तो भागकर नवाज़ के गले लगने की कोशिश करने लगी। पापा। नवाज़ ने कलसूम से नज़र हटाकर अपनी बेहद खूबसूरत बेटी को देखा। नवाज़ ने कोफत से माला की तरफ देखा था। माला अपने बाप की शफकत पाने को तरस जाती थी, लेकिन कभी कभी उसे अपनी बेटी पर तरस आ जाता। अपना शफकत भरा हाथ उसके सर पर रख देता था। पापा, देखिए ना, मम्मा कुछ खा नहीं रही, कब से उन्हें खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, वो मासूमियत से बोली। कलसूम को ब्लड कैंसर था, जिसकी वजह से वो बिस्तर की होकर रह गई थी। हाशिम ने अपनी भाभी के लिए मेड रखवाई थी, जो उनका अच्छे से ख्याल रखती थी। जाओ, जाकर अपनी ताई को वो लोग आकर खाना खा लें, खिला दें, वो कोफत से कहता बाहर कमरे से बाहर चला गया। माला भागते हुए आयशा के कमरे में गई, जहाँ आयशा और जावी बैठे आपस में बातें कर रहे थे। जावी ने इस नीली आंखों वाली गुड़िया को देखा, जो सफ़ेद कलर का फ्रॉक पहने गुड़िया ही लग रही थी, लेकिन उसे अपने चचा से बहुत डर लगता था, या शायद नवाज ने कभी अपनी बात ही नहीं की थी जावी से। बेहद मासूम, वो चुपचाप रहने वाला बच्चा था। वो बस अपने माँ बाप के साथ ही उसने कभी नवाज की वजह से माला से भी बात नहीं की थी, ना ही कभी अपनी चच्ची के पास गया। ताई अम्मी, वो मम्मा कुछ खा नहीं रही, आप देख लेना। आशा ने उस मासूम को देखा जिसकी माँ बीमार थी और बाप ना होने के बराबर था। इधर आओ माला। आयशा ने अपनी बाहें खोलकर माला को अपने पास बुलाया। माला भी जल्दी से आयशा की बाहों में समा गई। मेरा प्यारा बच्चा, आयशा ने उसके माथे पर बोसा दिया। तुम दोनों बैठो, मैं कलसूम को देखकर आती हूँ। आयशा उठकर कलसूम के पास चली गई। माला ने एक नज़र जावी को देखा, चुप करके बैठ गई। जावी भी माला को देखकर चुप करके बैठ गया। कमरे में बिल्कुल खामोशी थी। दोनों ही मासूमों की तरह एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। माला तो फिर शरारती थी, लेकिन जावी तो मासूम बच्चा था। वो अपना वो अपने नवाज़ चचा की वजह से ना कभी चाची से मिला, ना ही माला से। आयशा कलसूम के कमरे में गई, जहाँ कलसूम उल्टियाँ कर रही थी। भाभी, भाभी, आयशा भागते हुए कलसूम के पास गई और कलसूम को सीधा किया, जो उल्टियाँ करके अधमुई हुई थी। आयशा, कलसूम ने रोते हुए आयशा को पुकारा। तुम रुको, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। नहीं आयशा, मैं अब ठीक हूँ, तुम यही मेरे पास बैठो। क्या बात है कलसूम? आयशा को कलसूम आज कुछ ज़्यादा ही निराल लगी थी, ऐसे जैसे वो हिम्मत हार रही हो अपनी ज़िंदगी से, अपनी बीमारी से। आयशा, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी माला का ख्याल रखना, कलसूम अपने जर्द पड़ते रंग के साथ आयशा को कहने लगी। नहीं कलसूम, अल्लाह ना करे तुम कुछ हो। आयशा की आंखों में भी आंसू आने लगे। हम दोनों ही हमेशा बहनों की तरह रही हैं, दोनों ने बेहद प्यार था। आयशा ने कलसूम को हमेशा से साथ दिया था। तुम सब बातें छोड़ो, ये खाना खा लो। आयशा ने मेड से सारा कमरा साफ करवाया, फिर कुलसूम को खाना खिला दिया, जबकि वो आयशा के हाथों से चुपचाप खाना खा रही थी। हाल। जावी तैयार होकर बाहर निकला। माला तो उसे देखती रह गई कि इतना प्यारा कैसे लग सकता है। सफ़ेद सूट में बिखरे बाल, सब्ज आंखें, कसरती जिस्म। माला के होंठ खुश्क होने लगे थे उसे देखकर, लेकिन वो अपने ही ख्यालों पर लानत भेजती एकटक उसे देख रही थी। उसे एहसास ही नहीं हुआ कब जावी उसके पास आ गया। इतना हैंडसम वो लग रहा था कि मेरे भालू की नज़र ही नहीं हट रही मुझसे। कान की लोब पर हल्की सी दर्द महसूस करते ही वो करंट खाकर पीछे को हुई। नहीं नहीं, वो मैं तुम्हें तो नहीं देख रही थी, मैं तो सामने दीवार को देख रही थी, वो शर्मिंदा होती जो मुंह में आया बोल गई। अच्छा, सामने दीवार में ऐसा भी क्या है? जावी ने दीवार की तरफ देखते हुए कहा। ओहो, कितनी हैंडसम दीवार है, मेरा भी दिल कर रहा है कि खड़े होकर ऐसे ही देखता जाऊं। जावी ने अपनी मुस्कुराहट दबाकर कहा, जिससे माला अपने शर्मिंदगी को हटाते पैर पटकती अपने कपड़े उठाती वॉशरूम चली गई थी। माय लव, माय भालू, पीछे से जावी का कमरे में कहकहा गूंजा था। चंदा बेटा, क्या हुआ? तुम बेहोश क्यों हो गई थी? रात के बाद कंगना अब चंदा के पास आई थी। अम्मा, चंदा कंगना के गले लगकर फूट फूट कर रो दी। मुझे नहीं जाना चाहिए था बाहर, मुझे पता होना चाहिए था कि मेरी क्या औकात है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों चली गई। कंगना ने परेशानी से चंदा को अपने सामने किया। क्या हुआ है चंदा? अमान ने कुछ कहा है या उसने कुछ किया है तेरे साथ? नहीं नहीं अम्मा, वो तो मुझसे इश्क करता है, मेरे जिस्म को चादर से ढांपने वाला, कभी मेरी इजाज़त के बगैर मेरी चादर नहीं उतारेगा। फिर क्या हुआ है बता, तो मेरा दिल बैठा जा रहा है। अम्मा, वहाँ अर्जुन आ गया था। चंदा ने सारी कहानी बताई। इस मोए अर्जुन का सत्यानाश हो जाए, भगवान उसे उठा ले अपने पास, पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहा है तेरे से। अम्मा, अब मैं कभी अमान से नहीं मिलूंगी, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उसकी इज्जत पर हर्फ आए। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि एक आदमी अंदर आया। दोनों ने ही उसे देखा। ओए बाबू, कौन है तू? कमरे में कैसे घुस आया? कंगना ने कड़वे तेवर से कहा। इस आदमी की हरकत काफ़ी नागवार गुजरी थी। जी, ये सर अमान ने भेजे हैं। अपने हाथों में पकड़े फूल वो कंगना के सामने करता हुआ बोला। वो खुद क्यों नहीं आया? अचानक से चंदा के मुंह से ये अल्फाज निकला तो कंगना ने उसे देखा, जो अभी अमान से ना मिलने का फैसला कर रही थी, और अभी वो नहीं आया तो तड़प उठी थी। मैडम, ये सर ने फूल और चिट और ये गिफ्ट भेजा है। गार्ड फूल और चिट पकड़ाता खामोशी से जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया। चंदा ने फूल पकड़े और इनको सूंघने लगी, लेकिन आज इन फूलों की खुशबू में कुछ तो कमी थी। हाँ, अमान की खुशबू
अमान के हाथों की खुशबू की कमी थी जिसकी आदत चंदा को हो गई थी। चंदा ने वो चिट खोली और पढ़ने लगी। माई लव चंदा। ये लफ्ज़ पढ़ते ही चंदा के गाल लाल हुए थे। या शायद 3 या 4 दिन मैं ना आ सकूं, लेकिन मेरे प्यार का तोहफ़ा आप तक हर रोज़ पहुंचता रहेगा। मैं नहीं चाहता आप मुझे भूल जाएं, और मेरे गार्ड हमेशा आपके पास आपकी हिफाजत के लिए रहेंगे। और मैंने ये गिफ्ट भेजा है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। आप उदास मत होना। मैं नहीं आया, मैं जल्द ही आपके पास आऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। आपका अमान। चंदा ने वो गिफ्ट खोला तो सामने ही एक महंगा फ़ोन उसे नजर आया, जिसे देखती कंगना और चंदा तो हैरान रह गई थी। साथ में एक और चिट थी। चंदा, ये मैंने आपके लिए गिफ्ट खरीदा है। इसमें मैंने अपना नंबर सेव कर दिया है। जब भी आपको मेरी याद आए आप मुझे कॉल कर सकती हैं। मैं चाहता हूँ आप मुझसे नाराज़ होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक उम्मीद के साथ आपको ये गिफ्ट भेज रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप ये सब अपने पास रख लेंगी और कबूल करेंगी तोहफ़ा। अमान, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। अम्मा, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। चंदा ने चिढ़ कर कहा, और जितना दूर जाने की वो कोशिश कर रही थी, ये फिर उसके पास आ जाता था। अम्मा, उसकी आंखें मुझ पे अपने सहर में जकड़ रही हैं, लेकिन इन्हें नहीं अम्मा, मैं अब उससे नहीं मिलूंगी। मैं नहीं चाहती मेरे नसीब का कलंक उस अमान के नसीब में पड़ जाए। मैं उसे खुद से नफरत करवाऊंगी। वो अपने आंसू पोंछते एक अज़म से बोली। कंगना ने दिल ही दिल में चंदा को खुश रहने की दुआ की, लेकिन कौन जानता था कि कौन कितना खुश रहने वाला है, कौन कितना उदास। रुखसती से पहले निकाह की रस्म की गई थी। मौलवी साहब भी आ गए थे। निकाह की रस्म शुरू हो चुकी थी। मौलवी साहब पहले ऐन के पास आए थे। ऐन के पास नायला और माला दोनों ही बैठे थे। ऐन का चेहरा सुर्ख दुपट्टे से ढक दिया गया था। क्या आपको कयान काज़मी वल सलमान काज़मी अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। क्या आपको कयान काज़मी वल सलमान काज़मी अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। क्या आपको कयान काज़मी वल सलमान काज़मी अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। ऐन ने मौलवी साहब के दिए गए कागजात पर दस्तखत किए। मुबारक हो ऐन। माला ने ऐन को गले लगाकर मुबारकबाद दी। खैर मुबारक माला। ऐन तो आज बेहद खुश हुई थी। फिर वो सब कयान के पास गए निकाह पढ़वाने। क्या आपको हुरैन काज़मी वल्द उस्मान काज़मी अपने निकाह में कबूल है? क्या आपको कबूल है। क्या आपको हुरैन काज़मी वल्द सलमान काज़मी अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। क्या आपको हुरैन काज़मी वल्द सलमान काज़मी अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। निकाह की रस्म पूरी की गई। मुबारक हो जीजा जी। जावी और अमान खुश होते हुए कयान के गले लग गए। आज उनकी बहन को उसकी मोहब्बत मिल गई थी। खैर मुबारक साले साहिब। वो भी खुश होता गले लग गया। लो जी, निकाह की रस्म तो होगी। ये शार्ट ही लिखी थी क्योंकि शादी में हल्ला गुल्ला हो जाएगा। तो अब चलते हैं मेहंदी के फंक्शन की तरफ। जाओ यार तैयार होकर चला गया था। माला ने भी वाइट कलर की कुर्ती और मल्टी शेड्स लहंगा पहना हुआ था, जो जावी उसके लिए लेकर आया था, जो कि माला पर बेहद खूबसूरत लग रहा था। वो अपने आप को तैयार करती बाहर चली गई। आते ही अपने प्यारे प्यारे किरदारों की तरफ। बहुत सबसे पहले हमारा अमान मलिक, जिसने ब्लैक कलर का सूट पहना था, बालों को अच्छे से सेट किया अपनी काली आंखों के लिए। वो बेहद हैंडसम लग रहा था। कई लड़कियों की नज़र उस पर उठ रही थी, लेकिन वो सबसे बेनियाज लहराब के पास खड़ा था। लहराब ने अपनी पसंद का लिया गया सब्ज़ कलर का फ़्रॉक पहना था, और उसके ब्राउन बालों को माला ने बहुत खूबसूरती से चुटियाँ बनाई हुई थी। बड़ी मैं प्यारी लग रही हूँ ना? वो बार बार अमान से पूछ रही थी कि कोई 10 दफ़ा तो ये बात अमान से पूछ ही चुकी थी वो। मेरी जान, मेरी गुड़िया बहुत प्यारी लग रही है। सच्ची बड़ी? वो हर दफ़ा की तरह खुश थी। हाँ अमान उसकी नाक दबाता हुआ बोला। जाओ यार। जो मोबाइल में किसी से बात कर रहा था, अंदर से आती माला को देखकर वो साकित रह गया। माला ने अपने सुनहरी बाल खुले छोड़े हुए थे। बालों के बीच टीका लगाया हुआ था। एक हाथ से लहंगा संभालती वो जाओ यार के दिल पर बिजलियाँ गिरा रही थी। उसे देखते जाओ यार का दिल अपनी भालों की कुर्बत के लिए मचलने लगा, लेकिन वो अपने जज्बात पर कंट्रोल करता वहाँ पर खड़ा हो गया। आंटी, ऐन तैयार हो गई है क्या? हम उसे लेकर आएँ? माला जाओ यार को इग्नोर करती नायला के पास जाती हुई बोली। हाँ बेटा ले आओ, मेहमान भी इंतज़ार कर रहे हैं। जी आंटी। वो दोबारा से जाओ यार को बिना देखे अंदर चलेगी। जाओ यार इसकी इग्नोरेंस पर दांत पीस कर रह गया। एन, जिसने हरे और पीले रंग के कम्बिनेशन का लहंगा पहना था, जिसके फ्रंट और बैक पर बेहद खूबसूरत काम किया हुआ था। हल्का सा मेकअप किए, अपने बालों की फ्रंट चुटिया बनाए, उस पर गजरे लगाए, कंधे के आगे फेंका हुआ था। दोनों हाथों में गजरे पहने, वो पाँव में खुस्सा पहने, वो आज अपने आन के दिल पर बिजलियाँ गिरा रही थी। वाओ यार एन, यू आर लुकिंग सो प्रिटी माला इसके पास आते हुए बोली। एन वाकई में बेहद खूबसूरत लग रही थी। आज तो तुम कायान भाई पर बिजलियाँ गिराओगी। हटो बदतमीज़, अब ऐसी बातें मत करो। वो शर्माते हुए माला के कंधे पर थप्पड़ रसीद करते हुए बोली। ऐसी ही बात है बच्चों, चलो आओ, अब लेट हो रहे हैं। माला उसे पकड़ते बाहर लेकर चले गई। कायान भी वाइट कलर का सूट पहना हुआ था, ग्रीन कलर की वेस्ट कोट पहने, बालों को अच्छे से सेट किए वो
कई लड़कियों के दिल की धड़कन बढ़ाने का सबब बन रहा था। अंदर से आती एन अपना लहंगा को संभालते उलझी हुई लग रही थी। उसने कहा, इतने बारीक कपड़े पहने हुए थे, वो तो सिंपल पहनने की आदी थी। और कायान को लगा एक पल को सारी दुनिया रुक जाएगी। बस वो अपनी एन को ही देख रहा था। अपने आसपास लोग जिससे साकत हो गए थे, उसे बस अपनी एन अपनी तरफ आती दिखाई दे रही थी। एन ने अपनी नज़रें उठाई और कायान की नज़रों से टकराई। एन के लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट आई। एन को लगा कायान उसके बराबर बैठ आया। एन को लाकर कायान के बराबर बिठा दिया गया था। उसे कायान को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि एन, जिसे वो बच्ची समझता था, लेकिन आज उसके सरापे को देखकर लग रहा था कि वो इन 5 सालों में बहुत बड़ी हो गई है। निकाह मुबारक हो एन। कायान ने उसके कान में सरगोशी की थी। जिसे सुनती शर्माती वो मुस्कुराती अपना चेहरा नीचे झुका गई थी। आपको भी मुबारक हो आन। वैसे आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। एन ने कायान के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए सरगोशी की। आपको तो पता है एन हमारी कितनी बेबाक है अपनी आन के मामले में। मेरी एन भी बेहद प्यारी लग रही है, लेकिन ये कल मैं तुम्हें रूम में बताऊंगा कि तुम कितनी प्यारी लग रही हो। वो एक आंख विंक करता एन को शर्माने पर मजबूर कर गया था। सब खानदान वाले बातें कर रहे थे। न जाने कहाँ से 5 साल बाद वापस आ गए हैं, लेकिन कोई कायान के सामने कुछ बोल नहीं पा रहा था। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो कायान से ये बात बोले, वरना कायान उनकी जुबानें बंद करने में टाइम ना लगाता। लहराए बहन को दुल्हन बनी हुई देख खुशी से उसके पास आकर बैठ गई। कभी वो उसका लहंगा पकड़ते, कभी उसके गाल पर किस कर देती। एनापी, आप बड़ी प्रीटी लग रही हैं। कितना प्यारा लहंगा है, मुझे भी ऐसा लहंगा पहना है। वो मुंह बनाते पास खड़े अमान को देखकर कहती, जब मेरी गुड़िया की शादी होगी ना, तो उससे भी ज़्यादा प्यारा लहंगा अपनी गुड़िया को पहनाऊंगा। मेरी शादी? वो खुशी से तालियां मारने लगी और एन उसकी हरकत में मुस्कुरा दी, जबकि अमान ने अपने सर पर हाथ मारा। उफ लहराया, तुम भी ना। मेहंदी की रस्म शुरू हो चुकी थी। सब आहिस्ता आहिस्ता मेहंदी लगा रहे थे और साथ साथ सब दुआएं भी दे रहे थे। मेहंदी की रस्म हो चुकी थी। सब बहुत खुश थे। काफ़ी हल्ला गुल्ला भी हो गया था। इससे पहले कि यह फंक्शन ख़त्म होता, तारा ने अचानक से लाइट बंद कर दी। एकदम से स्पॉट लाइट स्टेज पर पड़ी और वहाँ माला को खड़ा पाकर सब हैरान हो गए। जिसने हाथ में एक माइक पकड़ा, जबकि एन ने चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उसने और माला ने एक प्लान किया था। हल्की सी रोशनी में माला का खूबसूरत चेहरा दमक रहा था। जावी हैरान होता माला को देख रहा था कि ये क्या करने वाली है। हेलो एवरीवन, आज मैं अपने हस्बैंड याओजार के लिए कुछ स्पेशल करना चाहती हूँ। माला की बात सुनते जाओयार के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। दिस इज़ फॉर यू माई लवली हस्बैंड। माला ने माइक अपने होठों के नज़दीक किया। माला का दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। वहाँ पर लोगों की हुडिंग शुरू हो गई थी। माला ने अपनी आंखें बंद करके गहरा सांस लिया। तू अज मैनू नेड़े नेड़े आ लैन दे। माला ने अपनी खूबसूरत आवाज़ से गाना शुरू किया। तो अज मैनू नेड़े नेड़े आ लैन दे। माला अपने हाथ से जाओयार की तरफ इशारा करते हुए बोली, सोनिया अपनी सोनिया ते उत्थे मैनू थोड़ा हक ते जता लैन दे। तू मैनू थोड़ा हक ते जता लैन दे। तू अज मैनू नेड़े नेड़े आ लैन दे। माला अपनी सहर अंगेज आवाज़ से वहाँ जादू बिखेर रही थी। जाओयार भी यकटक माला को देख रहा था। कब उसने ये सब सोचा था। अज बाहां च तू मैनू पर लै, अज अपना मैनू तू कर लै। वो एक एक कदम उठाती सीढ़ियाँ उतरने लगी। तू अज तू साहा एक हो लैंड दे। वो अपने कदम उठाती जाओयार के पास जाने लगी। माला की नज़र जाओयार के चेहरे पर थी। ओ वददियां मेरी खता ओ मनदियां मेरी खताए, दे दे जो भी देनी सजाए। ओ मैं मनदियां मेरी खताए, दे दे जो देनी सजाए। जायार के चेहरे पर अपना नाजुक हाथ रखती बोली, अज तेरी बाहां विच रो लैने दे। ओ जायार के सीने से लग गई थी। जायार की एकदम से सांसें थमी थी। तो अज मैनू नेड़े नेड़े आ लैन दे। माला ने अपने होठ जायार के सीने पर रखे। जायार की धड़कनें सुस्त पड़ने लगी। फिर उसने पीछे होते मुस्कुराकर जायार को देखा। ओ कादा करदा है तू गिला, दिल कहता है मैं तेनू बोला। ओ थोड़ा दुख ता घटा लैन दे, दिल कहता है मैं तेनू बोला। जाओ यार के इर्द गिर्द घूमते हुए, जाओ यार के कंधे पर हाथ रखते इर्द गिर्द घूमते हुए दोबारा उसके सामने आई। सॉन्ग ख़त्म होते ही वहाँ तालियों की गूंज उठी थी। माला ने शर्मा कर इधर उधर देखा। वो बहुत बड़ा काम कर चुकी थी। पता नहीं अब भी उसका जावी मानता है या नहीं। उसने जावी को देखा जो उसे ही देख रहा था। उसकी लो देती आंखें, वो एकदम पजल हो गई थी। हाय माला आपी, आपने कितना अच्छा सॉन्ग गाया है। लहराब जल्दी से माला के गिर्द बाहें डालकर बोली, लहराब ये तुम्हारे जावी भाई को मनाने के लिए गाया है ना, वो मुझसे नाराज़ है ना। जावी भाई, आप आपी से क्यों नाराज़ है? मैं भी इकट्ठी हो जाऊँगी आपसे, आप नाराज़ ना हो मेरी गुड़िया। ये सब अब कमरे में जाकर आपकी माला आपी को बताऊंगा, ना कि उन्होंने वो कितना अच्छा मुझे मनाया है। जबकि माला उसकी बात सुनती सुर्ख हुई थी। लहराब को हाथ पकड़ते इधर से चली गई। एन और कायान भी खुश हुए थे। मेहंदी पर अच्छी खासी रौनक लग गई थी। मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हो गया था। सब अपने अपने कमरों में चले गए थे। माला तो अब
ज़ाओ यार से चुपती फिर रही थी। उसे अब ज़ाओ यार की जज़्बातों से डर लग रहा था। टाइम जिस नज़रों से उस टाइम जिस नज़र से ज़ाओ यार उसे देख रहा था वो बुखलाई हुई थी। उसने हिम्मत करते ज़ाओ यार को मनाने के लिए चक्कर में सब कर तो लिया था, लेकिन उसकी लो देती आंखें अभी भी माला को अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी। उसकी आंखों में उसे हासिल करने के लिए जज्बात। माला तो अपने कमरे में भी जाने से कासिर थी और अंदर बैठा जावी कब से माला का इंतजार कर रहा था। उसे पता था माला अब उससे छुपती फिर रही होगी। उसे माला से ये सब करने की उम्मीद नहीं थी। उसे मनाने के लिए ये सब करेगी वो। माला बेटा, यहाँ पे क्यों बैठी हो? नायला ने उसे लाउंज में बैठे देखा तो पूछने लगी। नहीं नहीं आंटी, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही बैठी थी। तो चलो जाओ कमरे में, कल सुबह भी बहुत काम है। जी आंटी, मैं जाती हूँ। वो जल्दी से घबराती हुई उठकर कमरे में चली गई। मरती या मरती क्या ना करती, उठकर कमरे में चल जाती। जैसे उसने दरवाज़ा खोला, सामने ही जावी को बैठ के क्राउन के साथ टेक लगाए बैठे देखा। वो भागने वाले अंदाज में जावी को इग्नोर करती कपड़े लेती वॉशरूम भागी थी। पर जावी उसकी स्पीड देखता मुस्कुराया था। डर लग रहा है मेरे भालू को, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई, घबराती हुई बेड पर जाकर लेट गई। जावी उसकी एक एक हरकत को देख नोट कर रहा था। अभी वो लेटी ही थी कि जावी ने उसे खींचकर अपने हिसार में लिया। यहाँ तो लोग हम पे फिदा हैं, हमारे पास आने की चाह है, हमारी कुर्बत के लिए तरस रहे हैं। और जावी ने खुमार रुद्र लहजे में उससे कहा तो माला ने नज़रें झुका ली। हाँ नहीं नहीं, बस वो इससे घबराहट में कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। जावी तो अभी तक उसके लफ्ज़ों में मदहोश था। वो बेखुदी में झुकता उसके बालों में मुंह छुपा गया। जावी, भालू, मुझे खुद को महसूस करने दो। जावी की गंभीर बोझल आवाज़ सुनते ही माला सुर्ख हुई थी। सबके सामने तो तुमने मुझे मनाने के लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था, लेकिन अकेले में तो मुझे मनाने के लिए कुछ करो ना। ये कहता अब जानलेवा रूप को सोचते मदहोश होता। उसके बालों को उसके कंधे पर से हटाते अपने लब रखते बालों को अपने मजबूत हसार में ले गया। जावी प्लीज़, वो सब तुम्हें मनाने के लिए था, तो अब भी मुझे मनाओ ना। मैं तो अपने पसंदीदा तरीके से मानूंगा। एक बार और दोबारा कहो कि तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो। वो माजी में कहे गए अल्फाज इस टाइम भूल गया था और हमेशा की तरह उसके हसार में कांप रही थी वो। मेरी जान, कांप क्यों रही हो? अभी तो मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। नहीं, मैं तो नहीं कांप रही, बस थक गई हूँ। ओ अच्छा, थक गई हो तो क्या मैं थकावट उतार दूँ? अपने हाथों की उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसाए बोला। माला की खौफ से आंखें फैल फैली फैल गई थी। उसने तो सोचा था कि वो सब ठीक हो जाएगा। इससे पहले कि वो कुछ कहती, साबी उसके होंठों को गिरफ्त में लेते उसकी बोलती बंद कर गया था। माला ने अपने हाथों के मुक्के बनाते हुए उसे मारी, लेकिन वो उसके हाथों को गिरफ्त में लेते तकिए से लगा गया। थोड़ी देर बाद जब वो पीछे हुआ तो उसे गुस्से से देखने लगी। तुम नाराज़ ही रहो तो बेहतर है, वो गुस्से से कहती। जावी को इस टाइम बेहद खूबसूरत लगी थी। लेकिन मैं तो नाराज़गी में तुम्हारे और करीब आऊँगा, वो उसकी नाक को चूमता बोला। प्लीज़ जावी, वो मासूमियत से बोली। जावी को इस पर तरस ही आ गया था। एन की शादी से फारिग होते ही तुम मुझे मेरे तरीके से मनाओगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना मुझसे अच्छे की उम्मीद मत रखना। उसके एक एक नक्श को चूमते इसे सीने से लगा गया था।